हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे कि हमने हमारे चैनल पे सी टेट एस टेट और जो भी हमारी टीजीटी स्क्रीनिंग होएगा उसके लिए साइंस की सीरीज है वो शुरू की हुई है। तो वहाँ पे हमने हमारा जो मेन फोकस है वो एनसीईआरटी को लेके चले हुए हैं हम कि एनसीईआरटी हमने डिस्कस करनी है। तो 6 क्लास की एनसीईआरटी हमने स्टार्ट की हुई है जहाँ पे हमारी 8 यूनिट है वो हो चुकी है। इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की 9th यूनिट हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे उसकी और उनका हैबिटेट देखेंगे। द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और उनका हैबिटेट देखेंगे। इससे पहले हमने 8 यूनिट जाके पहले डिस्कस किए, आप चाहो तो जाके चैनल पे देख सकते हो। इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th। ये जो भी मैंने नोट्स है वो बना खुद से बनाए हुए हैं और आपको एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है वो इनमें मिलने वाला है। अगर एक बार आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया तो एनसीईआरटी में जाके देख लेना, कोई भी लाइन आपको इनसे बाहर है वो नहीं मिलेगी। तो हमारी यूनिट कौन सी रहने वाली है, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनमें अलग अलग गुण होते हैं कि कोई जैसे फिश हो गई उसमें कुछ अलग एबिलिटी है, अलग उसकी उसकी कैपेसिटी है। ऐसे ही हमारे पास जो डेजर्ट में एनिमल है उनके लिए अलग एबिलिटी है, उनकी बॉडी अलग टाइप से होती है। मीन्स क्या कि हम देखते हैं ना कि जो मैक्सिमम कई ऐसे जानवर होते हैं, कई ऐसे एनिमल होते हैं, कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो हमें डेजर्ट में मिलते हैं तो वो माउंटेन्स में नहीं मिल सकते, और जो माउंटेन में मिलते हैं वो डेजर्ट में नहीं मिल सकते। तो ऐसी क्या कंडीशन रहती होगी कि कुछ जो प्लांट्स है वो स्पेसिफिक हमें कहीं और पे मिल रहे हैं और कुछ स्पेसिफिक ऐसे प्लांट है जो हमें कहीं और पे मिल रहे हैं। तो उनमें कुछ तो ऐसी एबिलिटी होगी ना कि जैसे हमने देखा एग्जांपल के लिए कैक्टस हम देखें तो वो डेजर्ट के एरिया में होता है। उसके बाद है जो माउंटेन्स है तो वहां के प्लांट अलग है। तो ये इन सारी जो भी डिफरेंसेस हैं कि ऐसा क्या होता है, कौन सी जगह पे कौन सी कैपेसिटी वो होनी चाहिए, कौन से गुण है वो प्लांट्स एनिमल्स में होने चाहिए। 2-3 जगह पे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद ये देखेंगे, ये देख लिया हमने कि हैबिटेट में कैसे कैसे एनिमल प्लांट है वो सरवाइव करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, हम कैसे पता लगाएंगे कि जो गिवन हमारे पास जो भी हमें दिया गया है, जो भी हमें एग्जांपल लेके दिया गया है कि वो लिविंग है या नहीं है। तो वो सारी चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम हैबिटेट ही समझेंगे। हैबिटेट क्या किसको बोलेंगे हम, जैसे अगर आप किसी भी कॉलोनी में रहते हो, किसी भी मोहल्ले में रहते हो तो वो क्या हो चुका है, आपका हैबिटेट हो चुका है। जहाँ पे भी हम रहते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट। जैसे आपकी कॉलोनी हो गई, जैसे आपका कोई भी सिटी है, अगर हम किसी भी एक कस्बे को लेके चलें कि जहाँ पे हम रहते हैं उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। एक होता है शेल्टर। अब देखो, उस कॉलोनी में भी आपका कहीं पे घर होगा, पूरी कॉलोनी में आप ये तो है ना गली में सोते होगे, तो उस कॉलोनी में भी आपका जो स्पेसिफिकली होम होगा ना उसको आप क्या बोलोगे, शेल्टर बोलोगे। ये हो गया हमारा क्या, हैबिटेट हो गया। जैसे जो भी एनिमल्स होते हैं उनका अगर हम हैबिटेट मानते हैं कि सोचते हैं क्या होगा, तो उनका हैबिटेट क्या होता है, फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं ना। और अगर जैसे मंकी का एग्जांपल लें कि मंकी कहाँ पे रहेगा, पेड़ों पे, तो उसका शेल्टर क्या हो जाएगा, उसके पेड़ हो जाएंगे। तो वो सारी चीजें हैबिटेट क्या है, नॉर्मली ये है कि एक होम है, रहने की जगह है, जहाँ पे अलग एक मीन्स अलग अलग तरह तरह के जो एनिमल्स है, स्पेसिफिक टाइप के एनिमल्स जो जिनका वो घर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, हैबिटेट बोलेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्या है, सी एज हैबिटेट, कि जब समुद्र हैबिटेट होगा, मीन्स कि समुद्र में रहने वाले हैबिटेट किसके लिए होगा, कि जो एनिमल्स हैं हमारे वो समुद्र में रहते हैं उनके लिए हैबिटेट होगा। तो देखो, इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन साल्टी वाटर, कि जो सी होता है ना उसमें जितने भी प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो उसमें क्या होता है, वहां पे समुद्र का पानी नमकीन होता है ना। हमने बचपन से सुना है कि जैसे गांधी जी ने वो दांडी यात्रा की थी, नमक निकाला था वहां से, तो हम बचपन से ही सुनते हैं कि जो समुद्र है उसमें नमकीन पानी होता है। तो जो भी प्लांट एनिमल होते हैं वो क्या होंगे, सी में सर्वाइव होंगे, कि उनके चारों तरफ क्या होगा, साल्टी वाटर होगा। मोस्ट ऑफ देम यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, कि जो भी प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, और इसको भी एनिमल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए, तो फिर वो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। तो वो जो प्लांट में जो ऑक्सीजन जो एयर होती है उसमें से वो ऑक्सीजन लेंगे। अब कैसे, देखो प्लांट में नहीं, सॉरी, पानी में जो ऑक्सीजन होती है ना वहां से वो सांस लेंगे कैसे। अब पानी में ऑक्सीजन के लिए हमने पहले जो यूनिट पढ़ी है उनमें बहुत सारी एक्टिविटी देखी है कि जब आप
पानी को उबालोगे, गर्म करोगे तो आपको बबल्स दिखते हैं ना, बबल्स बनते दिखेंगे, तो वो बबल्स किसके होते हैं? हवा के होते हैं। अब वहां पे अगर पानी में एयर है तो एयर के साथ ऑक्सीजन भी होगी, तो जो ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट होती है उसी को जो भी एक्वाटिक प्लांट होते हैं या एनिमल्स होते हैं सांस लेने में हेल्प में लेके आते हैं। तो यहाँ पे हमने यही चीज देखी है कि जो समुद्र है उनके जो प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो साल्टी वाटर में सर्वाइव कर सकेंगे। और उसके बाद क्या कि ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? वो वाली ऑक्सीजन लेंगे जो पानी में हवा घुली होती है ना, उससे वो ऑक्सीजन लेंगे। उसके बाद देखो क्या है सेकंड, फिश। फिश क्या हो गई? देखो अब जैसे फिश है तो उसकी कोई बॉडी शेप ही होती होगी ना कि वो पानी में रहती है। अब जैसे एलिफेंट हो गया या जैसे कैमल हो गया, अगर हम उनको बोले कि सी में सरवाइव करना तो वो नहीं कर पाएंगे ना। तो फिश की बॉडी ही ऐसी बनी होती है कि वो सी में सरवाइव कर पाती है। तो देखो क्या है फिश की क्वालिटी, इट हैव स्ट्रीमलाइन शेप विच हेल्प्स देम मूव इनसाइड द वाटर। कि उनकी कैसी शेप होती है? स्ट्रीमलाइन शेप होती है। इससे पहले वाला जो चैप्टर पढ़ के आए हैं ना उसमें हमने बिल्कुल अच्छे से देखा था कि स्ट्रीमलाइन शेप क्या होती है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ। देखो जैसे हम बच्चों की भी मछली छपवाते हैं तो वो कैसे छपवाते हैं? ऐसे ही छपवाते हैं ना, एक मिनट इसको छोड़ दो, ऐसे करके, है ना। तो स्ट्रीमलाइन शेप हम किसको बोलेंगे कि जो कॉर्नर पे तो क्या है? पतली है और बीच में से क्या है? ठीक है। ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी यहाँ से आएगा, ऐसे करके पानी यहाँ से आएगा तो पानी यहाँ को फिसल के और ये जो मछली है वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगी, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाएगी। तो इसलिए इसकी क्या होती है? स्ट्रीमलाइन शेप होती है। जैसे बोट भी देखोगे आप, नाव देखोगे तो उसमें भी आगे की जगह और पीछे की जगह नुकीली बनाई होती है ताकि जो पानी है वो कट जाए। अगर यही चीज हम ले लें कि स्क्वायर टाइप हो कि सेप है ना, सी की ये हो जाए तो ये हो जाएगा, तो पानी इसको धक्का मारेगा तो ये पीछे की साइड जाएगी, आगे की साइड पानी को काट के मूव नहीं हो पाएगी। लेकिन इसलिए जो मछली होती है या जो बोट होती है उनकी ऐसी शेप बनाई जाती है कि वो पानी को कट करके आगे चले जाए। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि जो फिश है, इससे पहले वाले में हमने बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया है, इट हैव स्ट्रीमलाइन शेप होती है जो उनको पानी के अंदर है वो मूव करने को हेल्प करेगी। उसके बाद सेकंड क्या है? डेजर्ट एज हैबिटेट। अब देखो हमने देख लिया कि मछली समुद्र में रहती है, तो क्या आप जो फिश है उसको डेजर्ट में छोड़ दोगे तो क्या वो सरवाइव हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो क्या है, डेजर्ट में क्या होता है? सूखा पड़ता है ना, तो वहां पे पानी की बहुत कमी होती है, तो उनके लिए स्पेसिफिक जो बने होते हैं एनिमल्स वही सरवाइव कर पाएंगे। अब मछली को पानी की जरूरत है, डेजर्ट में पानी है नहीं, तो वो कैसे सरवाइव कर पाएगी ना। वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन डेजर्ट। जो डेजर्ट होते हैं वहां पे तो पानी बहुत कम होता है। हॉट इन डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट टाइम। जितना देखो वहां पे जितनी ज्यादा गर्मी होती है ना दिन में, उतनी ही ज्यादा क्या होती है? ठंडक होती है रात के टाइम पे। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ डेजर्ट लिव इन ओन डेजर्ट सोइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम सराउंडिंग। अब ये क्या होंगे? जो भी एनिमल्स होंगे, प्लांट होंगे, वो क्या करेंगे? डेजर्ट की सोइल में तो रहते हैं, अब चाहिए तो उनको भी ऑक्सीजन है। जैसे हमने देखा कि पानी वाले ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे थे? पानी से ले रहे थे। ऐसे ही हमने एक एक्टिविटी देखी थी पहले वाली क्लासेस में, तो अगर आपने देखो जब भी फायदा है एनसीईआरटी पढ़ने का, हम 6 क्लास की पढ़े तो कंटिन्यूटी में पढ़े, उसके बाद 6 से 7 पे मूव हो, 8 पे मूव हो तो सारी चीजें एकदम से माइंड में एक मैप सा बनने लगेगा। तो पहले हमने एक्टिविटी देखा था कि जब हमने सूखी मिट्टी ली है और उसमें हमने पानी डाला तो उसमें आपको बबल्स से बनते दिखाई देंगे, तो वो बबल्स किसके थे? हवा के थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी मिट्टी है उसमें भी हवा है। हवा है तो हवा है तो उसमें ऑक्सीजन भी होगी। अब ये तो है नहीं कि हवा में ऑक्सीजन नहीं होगी, हवा है तो ऑक्सीजन भी होगी, तो जो ऑक्सीजन वहां पे होगी वही जो प्लांट और एनिमल है उसको ब्रीथिंग में वो यूज करेंगे। तो देखो डेजर्ट में जो मेन आपको एनिमल अगर दिखता है तो वो क्या होता है? कैमल ही दिखता है ना। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ कैमल हेल्प्स इज टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। तो कैमल की बॉडी ऐसी बनी होती है जैसे शिप की हमारी ऐसी बॉडी, जो हमारे पास फिश की ऐसी बॉडी थी कि वो सी में सर्वाइव हो सकती है, ऐसे कैमल की भी ऐसी बॉडी है कि वो किस में सर्वाइव होगी? डेजर्ट कंडीशंस में सर्वाइव होएगी। इट हैज 4 लेग। इसकी देखो इसकी टांगे कितनी बड़ी बड़ी होती है कि जो नीचे सोइल गर्म होएगी उसकी हीट है वो उसकी बॉडी तक ना पहुंच पाए, इसीलिए क्या होती है? उसकी लंबी टांगे होती है। विच कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम हीट ऑफ सैंड। जो हमारी गर्म मिट्टी है उसकी हीट से बचाने के लिए जो कैमल की टांगे है ना वो बड़ी बड़ी होती है। उसके बाद दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। अब देखो अगर वो बार बार यूरिन करेंगे तो क्या होगा? उन्हें पानी ज्यादा चाहिए होगा, पानी वहां पे है नहीं। तो उनमें क्या एक गुण है, उनमें एक क्वालिटी ये भी है कि उन जो एक्सक्रीशन होता है ना उनका बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में होता है, इतना ज्यादा एक्सक्रीशन नहीं होता। अब वो पानी बाहर नहीं निकालेंगे तो उनको पानी ज्यादा चाहिए भी नहीं होगा, पानी ज्यादा नहीं चाहिए होगा तो वो डेजर्ट में सर्वाइव कर पाएंगे। देयर डंग इज ड्राई।
जो उनकी पोटी होती है वो भी क्या होती है, सूखी होती है। तो वहां पे भी पानी नहीं आता, अब वहां पे भी पानी नहीं आता तो पानी वहां से भी उनकी बॉडी से नहीं निकलता, बॉडी से पानी नहीं निकलेगा तो पानी चाहिए भी नहीं, कम चाहिए होगा, कम चाहिए होगा तो वो डेजर्ट में सर्वाइव कर पाएंगे। दे डू नॉट स्वीट, और ना ही उनको पसीना आता है। हमारी बॉडी है, हमें पसीना आता है, तो पसीने से क्या होता है, पानी निकलता है ना, तो जितना ज्यादा पसीना आएगा हम पानी पियेंगे, पानी की कमी होगी। अब उनको पसीना नहीं आ रहा तो पानी की कमी उनकी बॉडी में हो ही नहीं गई, तो वो वहां पे डेजर्ट कंडीशन में सर्वाइव कर पाएंगे। कैमल लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, तो इन एग्जांपल से हमने क्या देखा कि ना तो देखो उनको पसीना आ रहा है, उसके बाद क्या यूरिन भी कम है, उनकी जो डंग है वो भी सूखी है, तो क्या हुआ कि पानी उन जो बाहर निकालना है वो क्या हो रहा है, बहुत कम निकाल रहे हैं। तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है कि कैमल लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, बहुत कम पानी उनकी बॉडी से निकलता है। दे कैन लिव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर, वो बिना पानी के भी बहुत दिनों तक रह सकते हैं। तो ये किसकी क्वालिटी थी, कैमल की क्वालिटी। तो देखते हैं, देखो यहाँ पे देखो कैमल दिखाया गया ना, देखो इसकी बड़ी बड़ी टांगे होती हैं, तो जो सैंड मिट्टी की जो हीट होती है ना वो इनकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती। तो क्या क्या देखा हमने कैमल के बारे में कि इनकी टांगे बड़ी होती हैं। मेन चीज क्या है, डेजर्ट में पानी की कमी है और हीट है, हीट से बचने के लिए इसकी टांगे बड़ी बड़ी हो गई, और पानी की कमी के लिए ना इनको पसीना आता है, ना इनको यूरिन ज्यादा आता है, ना इनकी जो डंग है उसमें पानी ज्यादा आता है, तो ये क्या होते हैं कि बिना पानी पिए भी कई दिन तक रह सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। तो ऐसे ही लाइन बन के क्वेश्चन आता है सीटेट में, तो बल्कि सारा ही कुछ एनसीईआरटी बेस आता है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने देख लिया, उसके बाद देखो फिश का हमने स्ट्रीमलाइन बॉडी तो देख लिया, लेकिन कुछ और क्वालिटी देखते हैं शिप के बारे में। वैसे तो इससे पहले वाली वीडियो है ना वो जाके देखना, पूरी बिल्कुल अच्छे से समझाई हुई है ये। It have slippery scales on their bodies which protect fish and also help in easy movement through water. इनकी जो फिश होती है ना, इनकी जो बॉडी होती है उसपे क्या होते हैं, स्लिपरी स्केल्स होते हैं, जो क्या करेंगे उनकी बॉडी को, देखो जैसे हमारी बॉडी पे स्किन लगी होती है तो हमें ये प्रोटेक्ट करेगी। अब ऐसे ही जैसे अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनकी प्रोटेक्टिव लेयर बनी होती है, तो ऐसे ही फिश में क्या होती है, स्लिपरी स्केल्स होती हैं जो उनको बचाएंगी और मूवमेंट करने में भी हेल्प करेंगी उनकी। तो देखो ये रही, यहाँ पे जो मैंने हम करके देखेंगे, तो ये जो होती है ना फिश की बॉडी पे ऐसे स्लिपरी स्केल होती है जो उनकी मूवमेंट में भी हेल्प करेंगी और उनको प्रोटेक्ट भी करेंगी। उसके बाद देखो इनके लंग्स तो होते नहीं है, तो ये क्या करेंगे, गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन लेंगी। कैसे लेंगी, देखो फिश हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। देखो वैसे तो पछली पीछे वाली यूनिट में सारा कुछ समझाया, फिर भी देखो हमारी जो मछली होती है ना, ड्राइंग पे मत जाना, हाथ से बनानी पड़ रही है ना इसलिए ऐसे करके, ठीक है। तो ये देखो इसमें ऐसे फिन होते हैं और ऐसे फिन्स होते हैं, इसके पंख आप बोल सकते हो। तो होता क्या है, ये क्या करेगी यहाँ से, देखो जैसे ये हमारी मछली है ऐसे करके, तो ये क्या करेगी, इस पंख की हेल्प से यहाँ से जो भी पानी होगा उसको यहाँ से दूर भगाएगी। ऐसे दूर भगाएगी तो मीन्स क्या कि इसकी टेल ऐसे जाएगी। अब टेल ऐसे जाएगी तो यहाँ पे जो पानी होगा वो पीछे से इसको धक्का मारेगा, पीछे से धक्के मारेगा तो इसका हेड ऐसे जाएगा। अब यहाँ से ये ऐसे हुई, अब ये टेल वापस जाना चाहेगी, तो वापस जाएगी तो ये इधर के पानी को धकाएगी, उधर के पानी धकाएगी तो ये टेल ऐसे आएगी, और इधर वाला पानी इसको धक्का मारेगा तो इसका हेड है इस तरफ आएगा। तो ऐसे करके देखो पहले ये ऐसे था उसके बाद ऐसे हुआ, तो एक झटका बनता है जिससे फिश को मूवमेंट में हेल्प मिलती है। तो यही चीज बताई गई है कि फिन्स की हेल्प से इसमें मूवमेंट होती है। और ये जो पीछे वाली इसकी फिंच होती है ना, वो ये तो इसमें काम आ गई मूवमेंट में, और ये वाली क्या होती है, बैलेंस करती है इसकी बॉडी को पानी में मूव होने के लिए। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। Fish have flat fins and tails that help them to change direction and keep their body balance in water. उसके बाद ये सांस कैसे लेंगे, gills present in fish help them to use oxygen dissolved in water. जो पानी में एयर होती है उसमें जो ऑक्सीजन होती है ये लेते हैं। देखो ये क्या करेंगे यहाँ से, जैसे इन्होंने पानी लिया तो ये इसके क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, तो ये इसमें क्या करेंगे, जो भी पानी में जो भी ऑक्सीजन होगी ना उसको एब्जॉर्ब करेंगे और पानी को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो ये किसकी थ्रू जो रेस्पायर करती है, गिल्स के थ्रू, इसमें लंग्स हैं वो नहीं होते। तो ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी। तो देखो वैसे तो लगेगा कि क्या ही चीजें हैं, लेकिन इन चीजों का आपने ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, इसीलिए 6th 7th की एनसीईआरटी या 8th की एनसीईआरटी इतनी मुश्किल नहीं होती, बस एक बार पढ़ी नहीं होती तो वो इसलिए नहीं आती है। तो अब देखो अडेप्टेशन, हमने देखा क्या था, हैबिटेट क्या था, जहाँ पे जो एनिमल रह रहा है, जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं तो हमारा हो गया, जैसे गाँव में मैं रहती हूँ तो गाँव क्या हो गया, हमारा हैबिटेट हो गया, और मेरा जो घर है वो मेरा शेल्टर हो गया कि जहाँ पे मैं रह रही हूँ। तो ऐसे क्या है, अब देखो जैसे यहाँ पे हम रहते हैं तो हमारी बॉडी है वो ऐसे ही बनी हुई है कि हम यहाँ पे रह सकते हैं, है ना।
अब जब जहाँ पे ऐसी जगह पे मैं एकदम से जाऊंगी कि जहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी हो, तो जो मेरी बॉडी है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि मुझे आदत है ऐसी जगह पे रहना। जैसे कोई है जो ठंडी जगह पे रह रहे हैं और एकदम से उनको बोले कि डेजर्ट में रहना है, तो उनकी बॉडी किस टाइप से बनी हुई है कि उनको है ना ठंड में ही रहना है। लेकिन उसमें क्या होगा, क्योंकि वो लंबे समय से ठंड में ही रह रहे हैं, अब हम उनको बोल रहे हैं कि आपको गर्मी में जाना है एकदम से, बिल्कुल जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो, तो उनकी बॉडी है वो उस वहां पे नहीं रह पाएगी। तो एडेप्टेशन हम किसको बोलेंगे? किसी जगह के स्पेसिफिक फीचर होते हैं जहाँ के लिए हमारी बॉडी बनी होती है, कि जो हमारी बॉडी है वो अडेप्ट हुई होती है वहां पे, कि उन चेंजेस को हमारी बॉडी ने अडोप्ट किया होता है। देखो गर्मी सर्दी हमारे यहाँ भी होती है, जैसे हम जहाँ पे रहते हैं वहां पे गर्मी है सर्दी है, ठीक है। तो लेकिन वो क्या होता है, जैसे ये नहीं होता, जैसे आज बिल्कुल गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ये तो नहीं है ना नेक्स्ट डे एकदम से ज्यादा सर्दी आएगी, ऐसा तो नहीं है। होता क्या है कि वहां पे स्लाइड चेंज होते हैं, जैसे जैसे स्लाइड चेंज गर्मी से सर्दी होने लगती है, वैसे वैसे हमारी बॉडी उन चेंजेस को ओवरकम कर लेगी। लेकिन अगर मैं एकदम से बोलूँ कि आपको कि आपका टेम्परेचर है जहाँ पे आप रह रहे हो -50 डिग्री सेल्सियस, और आपको जाना पड़े एकदम से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो आपकी क्या बॉडी है एकदम से उस चेंज को एक्सेप्ट करेगी? नहीं कर पाएगी चेंज को एक्सेप्ट। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। द presence of specific feature or certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation। कि ऐसी जो एबिलिटी होती है ना, क्या ऐसी हैबिट जो पर्सन में नेचुरली होती है, उसके लिए हम बनाते नहीं है। अब जैसे फिश है, देखो फिश है वो अडोप्ट हुई है ना सी में रहने के लिए, नेचुरली है, हमने तो नहीं छोड़ा हुआ। अगर हम उसको जबरदस्ती डेजर्ट में लेके जाएंगे तो वो उसका नेचुरल नहीं हुआ ना, तो उसको अडेप्टेशन नहीं बोलेंगे। ऐसे जो कैमल है वो अडेप्ट हुआ है रेगिस्तान में, कि उसको हैबिट है वहां पे रहने की। तो जो नेचुरली हमारी बॉडी है किसी भी जगह की, जो भी कंडीशंस होती हैं उनकी, उनको हमारी बॉडी नेचुरली जब एक्सेप्ट करेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन बोलेंगे। कि देखो हम देख रहे हैं परसेंस ऑफ कुछ स्पेसिफिक फीचर होंगे या कुछ हैबिट होंगी जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को वहां पे रहने के लिए एनेबल करेगी, कि वो कंफर्टेबली नेचुरली वहां पे रह पाएगा। इफ देयर सम चेंजेस इन सराउंडिंग, अगर वहां पे छोटे मोटे चेंज भी होते हैं ना, दे चेंज देयर बॉडी अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग, तो अपनी सराउंडिंग के जैसे ही वो चेंज करेंगे। जैसे में हमने बोला कि 6 महीने हमारे घर में रहती है, अब जब जैसे अब गर्मी का मौसम आया हुआ है अप्रैल में, तो हमारी बॉडी है वो एकदम ठीक है, सहन कर रही है। अब जैसे जैसे ठंडी आएगी तो हम अपनी बॉडी को उसी अकॉर्डिंग, हमारी बॉडी है वो अडोप्ट हो जाएगी। जैसे हम चाहे कैसे भी करें, स्वेटर पहने, कोट पहने, जैकेट पहने, लेकिन हमारी बॉडी है उस चेंज को अडेप्ट कर सकती है। लेकिन अगर एकदम से यहाँ पे टेम्परेचर जम जाए तो फिर थोड़ी ना हमारी बॉडी अडेप्ट कर पाएगी। तो जो यही चीज यहाँ पे बताई है, जैसे फिश है वो विदाउट पानी के नहीं रह सकती, और जो कैमल है वो सी में नहीं रह सकता। तो यही सी के लिए, फिश के लिए तो क्या बना है? वाटर बना है, नेचुरल हैबिटेट, और कैमल के लिए क्या बना है? डेजर्ट बना है। तो यही चीज है ना, तो वो उनका क्या है? अडोप्ट हुए हैं उन चेंजेस के लिए वो। लेकिन एकदम से अगर आप उसका सराउंडिंग बदलोगे तो वो उसमें अडेप्ट नहीं हो पाएंगे। तो अडेप्टेशन क्या है कि स्पेसिफिक फीचर होंगे किसी जगह को लेके, जहाँ पे जो भी एनिमल होगा, जो भी प्लांट होगा, नेचुरली सर्वाइव कर सके, उसको हम क्या बोलेंगे? अडेप्टेशन बोलेंगे। अब ये क्या आ गया? हैबिटेट। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, कि ऐसी जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसका क्या बोलेंगे? हमें हैबिटेट बोलेंगे। हैबिटेट मीन्स, ये तो हमने देख लिया। ड्वेलिंग प्लेस, ड्वेलिंग प्लेस मीन्स क्या है? कि होम होता है वो। हैबिटेट प्रोवाइड फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने देख लिया ना कि हमारा हैबिटेट है, वहां से ही हमें खाने पीने को सारी चीजें मिलती है ना। जैसे सी है, समुद्र है, मछली है, उसको तो सारी चीजें खाने पीने की, जो भी इंसेक्ट वो खाएगी या जो भी ऑक्सीजन लेगी वो कहाँ से मिलेगी? समुद्र, उसके हैबिटेट से ही मिलेगी ना। तो ये हमने देख लिया। हैबिटेट क्या हो जाएगा? मोहल्ला शहर है, शेल्टर हमारा उसमें घर हो जाएगा। देखो उसके बाद क्या है? द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन लैंड। अब देखो जो जमीन पे रहते हैं हमारे, जैसे नीम हो गया, हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं, जो हमारी प्लांट होते हैं, जो ग्राउंड पे रहते हैं, उसको हम लैंड पे रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन रीजन्स हो जाएंगे। कहाँ पे? जहाँ पे हमारे लैंड पे चीजें उग रही हैं, लैंड पे प्लांट्स उग रहे हैं, प्लांट होंगे, या जो एनिमल्स लैंड पे रह रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट उनको बोलेंगे। उसके बाद जो प्लांट और एनिमल है जो पानी में रहते हैं, पानी मीन्स एक्वा, एक्वा मीन्स एक्वाटिक, तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनका जो हैबिटेट कैसा है? एक्वाटिक हैबिटेट है। जैसे लेक्स हो गया, रिवर हो गया, ओशियंस हो गया। उसके बाद दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हम देखेंगे। क्या? एक तो क्या होंगे? लिविंग होंगे। अब देखो जैसे हमने बोला कि हैबिटेट है हमारा, ठीक है, हैबिटेट है, तो हैबिटेट में जरूरी तो नहीं है ना प्लांट्स एनिमल्स ही होंगे। अब जैसे हमारा घर है,
हमारा मोहल्ला है, तो हमने देख लिया कि हैबिटेट है, सही बात है, प्लांट होंगे वहां पे, हम रह रहे होंगे, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वहां पे बिल्डिंग भी तो है ना, बिल्डिंग वहां पे मेज वगैरह भी होंगी, कुर्सियां भी होंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो लिविंग नहीं है, झूले हो गए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लिविंग नहीं है। तो हैबिटेट में लिविंग भी रहती है, नॉन लिविंग भी रहती है। तो वो हम देखेंगे कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी लिविंग है, कौन सी नॉन लिविंग। आगे इसी वीडियो में हम देखें भी कि लिविंग नॉन लिविंग आप कैसा पता करोगे, लेकिन फिलहाल हम यही देख रहे हैं कि हमारा जो हैबिटेट है वहां पे लिविंग चीजें भी रहती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट भी रहते हैं, और नॉन लिविंग चीजें जैसे हमारी सैंड हो गई, स्टोन्स हो गए, ये भी रहते हैं, होते हैं। तो देखो, द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन ए हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपाउंड। जो लिविंग है, देखो बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी में हम ऐसे ही पढ़ते हैं ना, प्लांट एनिमल लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है किसी भी हैबिटेट के, उसको हम क्या बोलेंगे, उसके बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे। उसके बाद द नॉन लिविंग थिंग्स, वहां पे नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, जैसे देखो चट्टाने हो गई, वहां की मिट्टी हो गई, हवा हो गई, पानी हो गया, वो क्या बोलेंगे, उनको एबायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है, लिविंग को बोलेंगे बायोटिक, नॉन लिविंग को बोलेंगे एबायोटिक। जैसे हमारी एग्जाम्पल के लिए आप सनलाइट और हीट को भी ले सकते हो। उसके बाद देखो, ठीक है, हमने देख लिया हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं, उनको हम बायोटिक बोल रहे हैं, और जो दूसरे हैं उनको हम एबायोटिक बोल रहे हैं। तो क्या ऐसा होता है कि जो एबायोटिक फैक्टर है वो किसी भी प्लांट की ग्रोथ में अफेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तो उसी चीज के लिए हमने एक एक्टिविटी है, वो मैंने सोचा इसमें लिख लेती हूँ, क्योंकि इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। तो देखो, हाउ एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, कि जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं वो ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कुछ मूंग के सीड ले लेने हैं। तो देखो, वैसे मैं समझाती हूँ आपको। यहाँ पे ये देखो, हमने ले लिए मूंग के सीड, बीज ले लिए। तो आपने क्या करना है, इन बीजों में से कुछ तो सूखे ले लो, एक ग्रुप तो ऐसा रखो जो स्टार्टिंग में हमने लिया था। उसके बाद हमने ले लिया यहाँ पे सीड्स, कुछ सीड्स को तो ऐसे ही छोड़ दो, इनमें से ही छोड़ लो कुछ सीड्स, राइट। अब क्या करना है, आपने इनको पानी में डालना है, अलग अलग इनके पोर्शन बनाने। तो कुछ को क्या करो, पानी में डुबा के छोड़ दो, बिल्कुल पानी में डुबाओ और छोड़ दो। उसके बाद कुछ को क्या रखो, बिल्कुल सनलाइट में रखो, पानी में ही छोड़ दिया। कुछ पानी में जो हमने भिगोए थे ना, उनको निकाल के सनलाइट में रख दिया, और कुछ को आपने कहाँ पे रख दिया, डार्क रूम में रख दिया, और कुछ को आपने कहाँ पे रख दिया, फ्रीजर में रख दिया। ठीक है, तो 4 टाइप के हमने बनाया। तो देखो, हम क्या देखेंगे यहाँ पे, ऐसा करने का मकसद हमारा क्या है कि हमने देखा, जैसे हम चने भिगोते हैं, चने भिगोएंगे हम, तो अगर कई बार तो ये नहीं होता, जिसको जर्मिनेट करके हम उनको उगा के फिर कई सब्जी बनाते हैं, तो उसको कपड़े में लपेट देते हैं कि उनको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे देखो, ऊपर दिखाई देती है, ऐसे करके चने में से भी निकलते हैं। यहाँ पे हमने मूंग के सीड लिए, तो सनलाइट में हो गया हमारे पास, डार्क में हो गया, कोल्ड में हो गया, और ऐसे पानी में डूबा हुआ छोड़ दिया। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो भी सनलाइट में हमने छोड़ा था या तो जो कोल्ड में छोड़ा था, ये दोनों हैं वो ग्रो नहीं होंगे। डार्क रूम है वो बहुत अच्छे से जर्मिनेट होंगे, और जो हमने पानी में डुबो के छोड़ दिया ना, वहां पे इतनी गंदी स्मेल मिलेगी आपको, स्मेल गंदी मिलेगी, लेकिन वो भी कुछ हद तक है वो जर्मिनेट हो जाएंगे। तो यही एक्टिविटी अगर आप करके देखना चाहते हो तो देख सकते हो। जैसे हम चने तो भिगोते ही हैं, तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, बस बताने के लिए कि ना तो वो सनलाइट में जर्मिनेट होंगे, और ना वो ज्यादा ठंडे में जर्मिनेट होंगे, डार्क में जर्मिनेट होंगे, और या तो जो पानी में डूबे हुए छोड़ने हैं ना हमने, कि स्मेल तो उनकी फाउल होगी लेकिन जर्मिनेट होंगे। तो देखो, कीप वन पार्ट सबमर्ज्ड इन वाटर, तो एक पार्ट को हमने पानी में डूबा हुआ छोड़ दिया, एक पार्ट है उसको क्या किया हमने, जो भिगो के सीड निकाले थे ना, उनके सन्नी मीन्स धूप में छोड़ दिया, दूसरे को डार्क रूम में छोड़ दिया। उसके बाद एक पार्ट को क्या किया, कोल्ड सराउंडिंग, जैसे आइस का दे दिया, फ्रीजर हो गया हमारा, वहां पे रख दिया। तो हमने क्या देखा कि ना तो फ्रीजर वाले जर्मिनेट होंगे, ना सनी वाले जर्मिनेट होंगे। जर्मिनेट कौन से होंगे, डार्क रूम वाले होंगे, और जो पानी में डुबाए थे ना वो भी होंगे, लेकिन उनकी भी एक गंदी सी स्मेल आपको देखने को मिलेगी। तो आप 5-6 दिन उनको ऐसे रख के एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। तो ये तो बस इसलिए बताना था कि जर्मिनेशन हो जाएगा, ऐसे उनका जर्मिनेशन होता है, ये देख भी सकते हो आप। उसके बाद देखो, हमने बोला कि किसी बॉडी है ना वो अडेप्ट करेगी, जैसे हम जहाँ पे रहते हैं, हम हमारा जो भी एरिया है जहाँ पे हम रहते हैं, जैसे
हिसार में है हमारा, तो हम क्या है कि हमारे जो पेरेंट्स है वो यहाँ पे थे, तो हम इस चीज के लिए एडप्ट हुए हैं कि हम यहाँ पे ही रह रहे हैं स्टार्टिंग से। ये तो नहीं है ना कि 10 दिन अगर मैं हिसार से जींद चली जाऊं, वैसे तो यहाँ का तो देखो मौसम है वो सेम ही है, इनमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि यहाँ से अगर मैं मूव होकर दूसरी जगह पे जाऊंगी महीने 10 दिन के लिए, तो वो एडेप्टेशन नहीं माना जाएगा। एडेप्टेशन कब होगा, जहाँ पे हम क्या है कि एक लंबे समय से रह रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक बार हमने जगह बोल दी और वो हमारा अडेप्टेशन हो गया, नहीं वो नहीं होगा। तो देखो अडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन शॉर्ट टाइम, वो शॉर्ट टाइम में नहीं होगा, बिकॉज एबायोटिक फैक्टर ऑफ ए रीजन चेंज वेरी स्लोली। अब क्योंकि जो हमारे एबायोटिक फैक्टर हैं, जैसे कोल्ड हो गई, अब कोल्ड से गर्मी आएगी ना, वो एकदम नहीं होती कि आज हमारा टेम्परेचर है वो 4-5 डिग्री है और एकदम से हमारा जो टेम्परेचर है वो 40 अबव चला गया, ऐसे नहीं आता, ऐसे चला जाता वो। जैसे 25 होएगा, 26 होएगा, नेक्स्ट डे 27 होएगा, मीन्स इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। या अगर गर्मी से सर्दी आ रही है तो डिक्रीमेंट होगा, लेकिन एकदम से नहीं चेंज होता। तो क्या है, एडेप्टेशन है, इसलिए शॉर्ट टाइम में नहीं होता, क्योंकि जो भी हमारे एबायोटिक फैक्टर होंगे वो एकदम से चेंज नहीं होते, वो धीरे धीरे चेंज होते हैं, इसलिए। दोज ऑर्गेनिज्म विच कांट अडोप्ट, अब देखो कई होते हैं कि सहन कर पाते हैं। अब वैसे तो हमारा तो मौसम इतना चेंज होता नहीं है, लेकिन जो भी ऑर्गेनिज्म है, चेंज सब जगह होते हैं, लेकिन वो चेंज माइन्यूट से होते हैं, जो उन चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सर्वाइव हो जाते हैं। लेकिन जो उस चेंज में अपने आप को ढाल नहीं पाते, तो वो क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। कांट अडोप्ट टू दी चेंज डाई एंड ओनली वन अडोप्टेड वंस सर्वाइव, जो इसको अडोप्ट कर पाते हैं वो जिंदा रहते हैं, बाकी है वो मर जाते हैं। जैसे बिल्कुल कॉमन से एग्जांपल से देखूं मैं आपको बताऊं, तो देखो जिन वो वाले एज्ड जो हमारे पर्सन होते हैं, दादा दादी होते हैं, जिनकी एज हो चुकी होती है बहुत ज्यादा, मतलब एज हो चुकी होती है, तो उनको आप देखना मैक्सिमम जो डेथ होती है ना, जैसे बहुत ज्यादा ठंड आएगी, विंटर का मौसम आएगा ना, तो चेंज हुआ, लेकिन वो उस चेंज में अपने आप को अडोप्ट नहीं कर पाए, कि उनकी बॉडी अब उस लेवल की नहीं बची है, बस आपको समझाने के लिए कि वो उस चेंज को अडोप्ट नहीं कर पाते, तो उनकी डेथ हो जाती। अब हम है अच्छे खासे हैं तो हमारा क्या ही बिगड़ेगा, तो हम उस चेंज में सर्वाइव हो जाते हैं, अडोप्ट कर लेते हैं, तो हम सर्वाइव कर जाते हैं। ये तो बस आपको समझाने के लिए था। बाकी अडेप्टेशन वही होगा जो धीरे धीरे होता है, एकदम से चेंज को हम अडेप्टेशन नहीं बोलेंगे कि हम जगह बदल रहे हैं ना, वो अडेप्टेशन नहीं होता, वो आगे पढ़ेंगे हम, ऐसी डेफिनेशन भी आएगी, लेकिन उसको हम अडेप्टेशन नहीं बोलेंगे, हमने जगह बदली है। लेकिन जो हमारी जगह का मौसम चेंज हो रहा है उसको हम अडेप्टेशन बोलेंगे। ये देखो ये आ गई नेक्स्ट हेडिंग, स्मॉल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द, क्या है ये, एक्लिमेटाइजेशन। तो क्या होता है देखो इसमें एक्लिमेटाइजेशन में, इसमें होता है कि जैसे अभी मैंने इससे पहले वाले एग्जांपल बताया कि यहाँ पे हम जगह नहीं बदल रहे हैं, हमारे मौसम, हमारी जगह का मौसम बदलेगा। लेकिन जब अब यहाँ से मैं कहीं पे और चली जाऊँ, जैसे मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं माउंटेन पे चली जाऊँ, मैं डेजर्ट पे चली जाऊँ, तो वहां पे मुझे अडेप्ट करने में दिक्कत होगी थोड़ी सी, लेकिन वो मैं गई हूँ, मेरी जगह का मौसम चेंज नहीं हुआ है। तो यही चीज यहाँ पे है कि जो स्मॉल चेंज टेक्स प्लेस इन बॉडी ऑफ ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, जो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म मीन्स मैं ही जाऊंगी ना, तो मेरा ही चेंज होएगा ओवर शॉर्ट पीरियड टू ओवरकम स्मॉल प्रॉब्लम्स ड्यू टू चेंजेस इन द सराउंडिंग आर कॉल्ड एक्लिमेटाइजेशन। तो एक्लिमेटाइजेशन हम किसको बोलेंगे, जब हम मूव होते हैं कहाँ पे, कहीं पे घूमने हम चले गए 10-5 दिन के लिए, तो वहां पे हमें जो एडेप्टेशन करनी है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्लिमेटाइजेशन बोलेंगे। अदरवाइज एडेप्टेशन क्या है कि ज्यादा लंबे पीरियड के लिए हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है किसमें, एक्लिमेटाइजेशन में और एडेप्टेशन में। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। ये तो बस स्मॉल टाइम के लिए होता है, जैसे हम कहीं कहीं पे घूमने को चले गए, उस टाइप के चेंजेस होंगे। जैसे सिंगल ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं जाऊंगी तो मेरा ही चेंज होगा। अब मैं ठंड में गई हूँ, तो ये तो नहीं है ना मेरे ठंड में जाने से मेरी सारी फैमिली को ठंड लगेगी, तो वो चीज तो नहीं है। तो जो ऑर्गेनिज्म जाएगा उसके लिए चेंज होंगे, और शॉर्ट पीरियड के लिए होंगे, महीने के लिए जाएंगे हम, 6 महीने के लिए जाएंगे, इससे ज्यादा तो क्या ही जाएंगे। डिफरेंट फ्रॉम एडेप्टेशन, तो ऐसे डिफरेंट होता है एडेप्टेशन में, क्योंकि एडेप्टेशन है ना वो, तो वहां पे थाउजेंड ऑफ ईयर लग जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे कभी पता नहीं कहाँ के कब के रह रहे हैं, तो मतलब एडप्ट होने में, किसी चीज को एडप्ट होने में वो थाउजेंड ऑफ ईयर लग जाते हैं। जैसे अब मछली का एडेप्टेशन सी बना हुआ, तो डेजर्ट में वो लिव नहीं कर पाएगी। तो देखो ये एग्जाम्पल के लिए बताया हुआ है एक्लिमेटाइजेशन का। फॉर एग्जाम्पल वी गो फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन्स, कि हम प्लेन से माउंटेन में चले जाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्लिमेटाइजेशन बोलेंगे। तो ये एक टेम्परेरी चेंज होता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, और ये न्यू एटमोस्फेयर हम जहाँ पे भी जाएंगे उसमें सर्वाइव कर पाते हैं। उसके बाद देखो क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स इन डेजर्ट। हमने डेजर्ट का सबसे मेन एनिमल होता है वो पढ़ लिया, जो हमारा ऊंट है।
तो वहां पे हमने उसकी क्वालिटी देख ली। लेकिन जरूरी अब ऐसा नहीं है ना कि ऊंट ही होता है, कैमल ही होता है डेजर्ट में तो और भी होते हैं एनिमल्स। तो एनिमल्स ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जैसे चूहे हो गए, स्नेक्स हो गए। अब हमने बोल दिया कि ऊंट की तो लंबी टांगे हैं जो उसको बचा लेती हैं इससे, लेकिन देखो ना तो चूहा इसकी लंबी टांगे हैं ना तो सांप की लंबी टांगे हैं। तो विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स, इनकी लंबी टांगे नहीं है। दैट ए कैमल है, कि कैमल के जैसे इनकी लंबी टांगे नहीं है, तो फिर भी ये कैसे सरवाइव कर पाते हैं। तो ये चीज हमने देखनी है। देखो हमने बोल दिया कि ऊंट सरवाइव करेगा क्योंकि उसकी लंबी टांगे हैं जो उसको हीट से बचाएंगी, लेकिन ना तो चूहे के पास लंबी टांगे हैं और ना तो सांप के पास लंबी टांगे हैं, तो वो कैसे सरवाइव करेंगे फिर। वो क्या करते हैं, देखो उनकी जो जमीन होती है ना, जैसे आप जमीन में ऊपर की मिट्टी हॉट होती है, लेकिन जैसे जैसे आप जाओगे ना नीचे की साइड तो वो ठंडी होती मिलेगी। तो वो क्या करेंगे, जो रैट हो गया, जो स्नेक हो गया, वो नीचे जाएंगे, नीचे सर्वाइव करेंगे, और जैसे उनको ठंडी लगेगी तब वो उसके बाहर आएंगे, जैसे नाइट टाइम। टू स्टे अवे फ्रॉम हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे ब्रोज डीप इन द सैंड, वो मिट्टी के नीचे है ना, वो जाके वहां पे रहते हैं। और दीज एनिमल कम आउट ओनली ड्यूरिंग नाइट व्हेन इट इज कूलर, तो ये एनिमल तभी बाहर आते हैं जहाँ पे कूल हो चुकी होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो, देखो हमारे पास जो चूहे होते हैं और जो स्नेक्स होते हैं वो ऐसे बहुत जमीन के नीचे अंदर जाके रहते हैं, जैसे इनको लगेगा कि रात हो चुकी है तो ये बाहर आके हमारा सरवाइव कर पाएंगे। अदरवाइज तो देखो इतने गर्म जो मिट्टी है वहां पे तो इनकी डेथ ही हो जाएगी, तो इसलिए जमीन के अंदर में रहते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर डेजर्ट है तो वहां पे चूहे आपको नहीं मिलेंगे, सांप आपको नहीं मिलेंगे। तो यही चीज ये थी। अब हम पढ़ेंगे डेजर्ट प्लांट। तो डेजर्ट एनिमल हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। देखो एनिमल्स में भी हमने यही देखा था ना हमने, कि जो पानी है वो कम निकाल रहे हैं, तो पानी कम निकाल लेंगे तो फिर वहां पे उनको पानी की जरूरत भी कम पड़ेगी, पानी की जरूरत कम पड़ेगी तो वो डेजर्ट में सरवाइव कर पाए रहे हैं, क्योंकि डेजर्ट की सबसे मेन लिमिटेशन है पानी की कमी। तो अब यहाँ पे प्लांट भी ऐसे ही होंगे। देखो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, हमने वाटर साइकिल पढ़ा था तो वहां पे हमने ट्रांसपिरेशन देखा था। ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा था कि जो प्लांट है वो लीव्स की हेल्प से पानी को बाहर निकाल रहे हैं, तो पानी को इवेपोरेट कर रहे हैं, तो इसी को हमने क्या बोला था, ट्रांसपिरेशन बोला था। अब यहाँ पानी ज्यादा निकाल रहे हैं तो इनको पानी फिर ज्यादा चाहिए भी होगा इनकी जड़ों में, लेकिन अगर मिट्टी सूखी है तो वो पानी कहाँ से लेंगे फिर। तो इसमें क्या होता है कि जो भी डेजर्ट के प्लांट होते हैं वो क्या करेंगे, कम पानी है वो निकाल लेंगे। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट, डेजर्ट प्लांट में पत्तियां ही नहीं होती, पत्तियों से पानी निकलना होता, पत्तियां होती नहीं है, होंगी तो बहुत छोटी होंगी। दे आर इन दी फॉर्म ऑफ स्पाइंस, वो कांटों की फॉर्म में होंगी। तो देखो कांटा ऐसे, तो उसमें रेस्पिरेशन कहाँ होगा, एक पत्ती ऐसे है तो यहाँ से भी रेस्पिरेशन हो रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो इसका जो रेस्पिरेशन है वो, इसका एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे कांटेदार हो गया तो उसका रेस्पिरेशन का एरिया वो डिक्रीज हो रहा है, तो इतना ज्यादा वहां पे रेस्पिरेशन नहीं, सॉरी ट्रांसपिरेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो देखो स्पाइन्स कांटों की फॉर्म में पत्तियां होंगी तो जहां पे क्या होगा, पानी का जो लॉस है वो भी कम होगा। लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ कैक्टस इज इट्स स्टेम, तो आप देखो आपको लगेगा कि हमने कैक्टस का प्लांट देखा है तो उसमें तो पत्तियां हैं, लेकिन वो पत्तियां नहीं है, ये इसके स्टेम है। तो देखो यहाँ से ये हमारे पास अलग अलग टाइप के कैक्टस प्लांट है, तो आपको ये दिखेंगे ना, तो ये कैक्टस का स्टेम है, ये इसकी पत्तियां नहीं है, तो इसलिए इसमें ट्रांसपिरेशन कम होगा, पानी का लॉस है वो भी कम होगा, तो ये डेजर्ट में सर्वाइव कर पाएंगे। और यहाँ पे देखो ये कांटे लगे हुए हैं, तो इसमें जो अगर पत्तियां होती है ना वो कांटों की फॉर्म में होती है, तो ट्रांसपिरेशन है वो इतना नहीं हो पाता। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद देखो स्टेम ऑफ कैक्टस इज कवर्ड विद a thick waxy layer which help to retain water in tissue of cacti। अब देखो जो भी पानी इन्होंने एब्जॉर्ब किया है, अब यहाँ से इनके जो टिश्यू होते हैं ना, स्टेम होता है वो बहुत ज्यादा मोटा होता है, थिक वैक्सी कोटिंग होती है उनपे, उन कोटिंग की वजह से क्या होगा कि पानी यहाँ से बाहर है वो नहीं निकल पाएगा, तो इससे भी ट्रांसपिरेशन है कम होगा, तो इनको पानी की भी कम जरूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या है कि मोस्ट डेजर्ट प्लांट है और रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, कि बहुत सारे जो भी डेजर्ट के प्लांट होते हैं ना, तो उनकी जड़ें हैं वो बहुत नीचे तक जाई होती है, नीचे तक वो बहुत नीचे जाएंगी, तो वहां पे तो देखो जैसे ऊपर की मिट्टी है हॉट होती है तो नीचे नीचे पानी की अमाउंट है वो बढ़ती चली जाएगी, तो इनकी जो जड़ें होती है वो भी नीचे तक होती है कि वो पानी से वहां पे एब्जॉर्ब कर पाए। तो मेनली हमने डेजर्ट के बारे में देखो मेन मेन चीजें क्या ध्यान रखोगे आप, हमने एनिमल्स पढ़ लिए, एनिमल्स में डेजर्ट देखो जितना एनसीईआरटी में दिया गया वहां पे हम उतना ही पढ़ेंगे। तो हमने कैमल पढ़ा है, कैमल का हमने देख लिया कि पानी कम निकालेगा, स्वेटिंग नहीं होगी, इसकी टांग ड्राई होगी, यूरिन इतना नहीं निकालता है, उसके बाद इसकी बड़ी टांगे होती है। उसके बाद रेट देखिए हमने, स्नेक्स देखे, तो हमने पता चला कि ये जमीन के नीचे रहेंगे, जमीन के नीचे रहेंगे, तो जब इनको ये नाइट टाइम में ये बाहर आएंगे जब ठंडा हो चुका होगा। उसके बाद हमने डेजर्ट के देखे प्लांट,
डेजर्ट के प्लांट में मेनली 3 चीजें हमने देखी हैं। पहली बात तो कि ये ट्रांसपिरेशन बहुत कम करेंगे, पानी का लॉस बहुत कम होगा। उसके बाद इनमें लीव्स होती नहीं है, होती हैं तो स्पाइन्स की फॉर्म में होंगी, तो ट्रांसपिरेशन है वो कम होगा। उसके बाद क्या मेनली क्या होता है कि इनको पानी एब्जॉर्ब करना होता है, तो पानी एब्जॉर्ब कहाँ से करेंगे, बिल्कुल बिलो द ग्राउंड, मीन्स कि इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत नीचे तक जाई होती हैं, जहां से ये पानी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो डेजर्ट का बारे में इतना ही आपने पढ़ना था। अब हम नेक्स्ट मूव हो जाएंगे क्या, माउंटेन रीजन्स। तो फुली डेजर्ट आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। सी हैबिटेट हमने देख लिया, एकोमोडेशन हमने देख लिया, एसिमिटाइजेशन हमने देख लिया। उसके बाद भी कोई डाउट बचता तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके बाद है माउंटेन रीजन्स। दीज हैबिटेट आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड वाइंडी। देखो वाइंडी तो हमें पता है माउंटेन है, पर्वत है, तो वहां पे बर्फ पड़ती है, तो वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं और बहुत हवाएं चलती हैं वहां पे। इन सम प्लेसेस स्नोफॉल टेक प्लेस इन विंटर। तो वहां पे ठंडियों में जैसे हम घूमने नहीं जाते, शिमला हो गया, वहां पे मनाली हो गया, तो वहां पे क्या है कि सर्दियों में वहां पे स्नोफॉल भी होती है। तो माउंटेन रीजन के, अब जैसे हमने डेजर्ट के प्लांट एनिमल पढ़े हैं, और ऐसे ही हम क्या करेंगे, माउंटेन के प्लांट और ये जो एनिमल्स हैं वो निपटा देंगे, और ऐसे ही हमारी यूनिट है वो खत्म होती चली जाएगी। बस ऐसा ही देखो, है बहुत आसान, लेकिन अगर समझ में नहीं पाओगे तो फिर आसान नहीं है। वही जैसे हमने वहां पे पहले एनिमल्स और ट्रीज पढ़े थे, तो यहाँ पे भी हम प्लांट पढ़ेंगे और एनिमल्स पढ़ेंगे। तो देखो, ट्रीज इन माउंटेन रीजन आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेज। हमने बोला यहाँ पे ठंड होती है, यहाँ पे बर्फ पड़ती है, तो होता क्या है कि इसकी जो ट्रीज होते हैं ना, ऐसे होते हैं स्लोपिंग। स्लोपिंग क्योंकि यहाँ से आइस गिरेगी और ये नीचे की साइड है वो स्लाइड हो जाएगी। नहीं तो आइस जमेगी तो वो ठंड में क्या हो जाएगा, प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब ये बना ही ऐसा होता है कि इसकी जो आइस जो भी आएगी वो यहाँ से चली जाएगी। तो देखो जैसे ये रहा, ऐसे ऐसे होते हैं माउंटेन रीजन में, कि जो भी आइस आएगी तो वो यहाँ से फिसल के नीचे चली जाएगी और ये सरवाइव कर पाएंगे। उसके बाद क्या है, द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज आर नीडल लाइक दैट हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली। या तो हमने देख लिया कि स्नो के टाइम में ऐसा होएगा कि यहाँ पे जो भी स्नो आएगी वो नीचे गिर जाएगी, या तो ऐसे प्लांट होते हैं, देखो ये लीफ टाइप, इनकी ऐसी लीव्स होती है नीडल टाइप, कि जो भी स्नो आएगी या जो भी रेनफॉल होएगा वो इनसे नीचे चला जाएगा। अगर प्लांट पे होल्ड ऑन हो गया ना, वो फिर वो प्लांट को अफेक्ट करेगा, उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, तो जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो माउंटेन रीजन में प्लांट की बस दो ही क्वालिटी आपने ध्यान में रखनी है, एक तो इनकी स्लोपिंग सरफेस होगी, और एक क्या है, इनकी पत्तियां होंगी जहाँ वहां पे प्लांट्स की वो नीडल लाइक होंगी, तो जो भी पानी आएगा, पानी रेनफॉल होएगी या जो भी आइस आएगी वो वहां पे नहीं टिकेगी, वो नीचे की साइड है वो स्लाइड हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ के एनिमल्स, है ना, आसान आसान ही है बिल्कुल। तो एनिमल्स में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मेनली जो एनिमल्स होते हैं वो क्या पढ़ेंगे, लियोपर्ड, याक और गोट, इनके बारे में देखेंगे। देखो हमने पढ़ा माउंटेन रीजन में क्या होती है, ठंड। तो सबसे पहले जैसे डेजर्ट में सब चीज मेन चीज क्या थी, पानी की कमी, तो उसके बिहाफ पे हमने चीजें डिस्कस की। अब माउंटेन में सबसे ज्यादा क्या, ठंड है, तो सारी चीजें हम किसके बिहाफ पे देखेंगे, ठंड से बचने के बिहाफ पे देखेंगे। तो सबसे पहली क्वालिटी क्या है कि इनकी जो स्किन है वो इतनी मोटी होती है, उस पर फर लगे होते हैं कि वो वहां पे ठंड को वो सहन कर पाएंगे। तो देखो, दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फॉर कोल्ड। तो वहां पे उनकी जो स्किन होती है वो मोटी होती है, उनपे फर लगे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे भी जो ऊंट होती है, जो सॉरी ऊंट शिप होती है, उनके भी फर होते हैं, लेकिन वो इतने नहीं होते जो माउंटेन वाली के होते हैं। याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। याक होते हैं ना, उनके तो लंबे लंबे हेयर भी होते हैं जो उनको गर्म रखते हैं। स्नो लियोपर्ड हैज थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग इट्स फीट एंड टोज। कि जो वहां पे स्नो लियोपर्ड होगा उसके भी जो फर होते हैं ना वो मोटे मोटे होते हैं, बल्कि उसके फिट पे भी होते हैं और पैर के नीचे भी होते हैं, ताकि उसको वहां पे भी ठंडक ना लगे जब वो वहां पे चले। दीज फर प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम कोल्ड। तो ये जो इसके फर होंगे ना वो उसको कोल्ड से बचाएंगे और वॉक्स ऑन दी स्नो, और उसको चलने में हेल्प करेंगे। उसके बाद माउंटेन गोट है। माउंटेन गोट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं, उसके जो खुर होते हैं ना वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो वहां पे दौड़ पाती है, उनकी चट्टानी स्लोप होने के बाद भी। तो देखो हमने क्या देखा, स्नो माउंटेन रीजन में हमने 3 क्वालिटी देखी, जैसे हमने डेजर्ट में देखी थी। ऐसे चीजों को कंपेयर करके चला करो, सारा चीज समझ आएगी। पहली बात, इनको ठंड से बचाएंगे तो क्या होगी, इनकी थिक स्किन होगी, इनकी बॉडी पे क्या होंगे, फर होंगे, लॉन्ग बड़े बड़े बाल होंगे जो इनको गर्म रखेंगे। उसके बाद क्या है कि इनके पैर पे भी बाल लगे होते हैं, जो यहाँ पे हमारा लियोपर्ड होता है उसके नीचे भी बाल होते हैं, पैर पे भी, टोज पे भी बाल होते हैं, क्यों होते हैं, हेयर होते हैं, ताकि उसको उसके पैरों को ठंड ना लगे जब वो चले। माउंटेन गोट को दौड़ने के लिए उसके जो खुर होते हैं वो क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, कि वो बिल्कुल दौड़ पाए। जैसे मैं दिखाऊं आपको, देखो ये हमारा सिंपल वाला लियोपर्ड है, लेकिन यहाँ पे देखो इसके तो बाल है ना, इसके पैर के नीचे भी बाल होते हैं ताकि ये ठंड से बच पाए। ये हमारा नॉर्मल है और ये माउंटेन रीजन का है।
ऐसे मरिए गोट, देखो है ना, ये देखो इसके ये नीचे खुर देखो इसके कितने नुकीले होते हैं कि ये उस पे भी चल पाती है, स्नो पे भी। और देखो फर इसके भी है बड़े बड़े जो इसको ठंडक से बचाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो माउंटेन वाला भी कंप्लीट होता है, माउंटेन रीजन। हमने दो टाइप प्लांट्स में क्या था कि स्लोपिंग सरफेस होगी, नीडल लाइक, इसकी पत्तियां होंगी। और यहाँ पे क्या है कि पहली बात ये ये सर्दी से बचने के लिए इनके पास क्या होंगे, फर होंगे। और दूसरी चीज क्या कि गोट है तो उसके खुर ज्यादा बड़े होते हैं कि वो दौड़ पाएगी। और जो हमारे पास लियोपर्ड है उसके बाल होते हैं नीचे टोज के भी नीचे, ताकि वहां पे वो जब चलेगा तो उसको ठंडक है वो ना लगे। अब हमारे पास क्या हो गया, ग्रास लैंड। ग्रास लैंड में दो ही चीजें देखो, जंगल की बारी आती है तो एक तो शेर हमें याद आएगा, और शेर को खाने के लिए क्या चाहिए होगी, डियर चाहिए होगी, हिरन चाहिए होगी। तो दो चीजें यहाँ पे हम पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे शेर जो लॉयन हमारा होता है, और एक हम पढ़ेंगे डियर के बारे में। ऐसे ही दो दो दिए हुए ना, ऐसे मत समझो दो दो का ही क्या पढ़ना है, इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी से आएंगे। तो ऐसे जैसे क्लासेस आपकी बढ़ेंगी तो चीजें भी आपकी बढ़ती चली जाएंगी, इनके बिना आपको आगे की चीजें भी नहीं समझ आएंगी। तो ए लोयन लिव्स इन ए फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, कि जो हमारा लोयन होता है वो किस में रहता है, फॉरेस्ट में रहता है, ग्रासलैंड में रहता है। एंड इज ए स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट हर्ट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर, कि लोयन होता है वो ग्रासलैंड पे रहता है, बाहर रहता है, और वो क्या करेगा, जो हिरन होता है उसको उसका शिकार करेगा। इट इज लाइट ब्राउन इन कलर, देखो इसका कलर क्या होता है, ब्राउन होता है। ब्राउन क्यों होगा, हमारे जंगल है वहां पे सूखी घास फूस होगी, तो ये क्या करेगा, देखो शेर का काम क्या है, वो हिरन को पकड़ेगा, और हिरन का काम क्या है, वो शेर से बचेगी, है ना। तो शेर को क्या काम आएगी, इसका जो इसकी जो बॉडी का कलर होता है वो क्या होगा, पत्तियों में छिप जाएगा उसको पकड़ने के लिए। और हिरन है उसका भी कलर सेम सेम सा होता है, वो क्यों छिपेगी, वो बचने के लिए छिपेगी। तो यही डिफरेंस है इनमें, देखो इट इज लाइट ब्राउन इन कलर, लाइन है आईज इन फ्रंट ऑफ फेस एंड डियर हैव साइड ऑन द फेस। अब देखो लाइन को देखना है, शेर को देखना अपना शिकार, शिकार देखना कितने डिस्टेंस पे होएगा। तो जो अगर ये हेड है ना तो इसकी यहाँ पे आईज होंगी कि वो अपने शिकार को ये देख पाएगी कितने डिस्टेंस पे, क्योंकि उसको उसको पकड़ना है। लेकिन जो हमारी डियर होगी बेचारी, उसको क्या है, बचना है। तो उसकी आइड क्या होंगी, देखो जैसे मैंने ये गोला बनाया तो कितने का होता है, 360 का होता है। तो उसकी आईज क्या होंगी, 3 110 डिग्री पे होती हैं, कि वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम में देख पाए, क्योंकि उसको भागना है, उसको पकड़ना नहीं है चीज को, उसको भागना है, तो वो मैक्सिमम देखना चाहेगी। और ये अपने शिकार को देखना चाहेगा, तो इसलिए लोइन की आंखें तो सर पे होती है, हेड पे होती है, बिल्कुल आगे होती है। और जो डियर होती है इसकी जो आंखें होती है वो साइड में होती है। लोइन हैव लॉन्ग, देखो हाँ, तो लोइन की जो आईज होती है फ्रंट में होती है, और डियर की आईज साइड में होती है। लोइन हैव लॉन्ग क्लाज इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विड्रॉन, तो देखो जैसे बिल्ली होती है ना, बिल्ली अगर आपके घर पे है तो उसका पंजा निकाल के देखना, तो उसके थोड़े थोड़े नाखून निकलेंगे, अगर आपने देखा हो तो बिल्ली को। ऐसे ही क्या होता है, लोइन में भी क्या होता है कि जो उसके आगे के पंजे होते हैं ना, उसमें बड़े बड़े नाखून होते हैं जो उसके अंदर घुसे होते हैं, इनसाइड द टोज, उसके अंदर वो निकल जाते हैं। जब उसको शिकार करना होता है या जब उसको पकड़ बनानी होती है तो उसको बाहर निकाल लेता है। इट्स लाइट ब्राउन कलर, उसका जो लाइट ब्राउन कलर है वो किस में हेल्प करेगा, हेल्प इट टू हाइड इन एनी ग्रास, वो ग्रास में छिप जाएगा। लैंड्स व्हेन इट हर्ट्स फॉर प्रे, जब ये शिकार के लिए, प्रे का मतलब क्या होता है, शिकार। तो जब ये शिकार के लिए निकलेगा ना तो इसका लाइट ब्राउन कलर है वो इसके काम आएगा, इसको छिपने में हेल्प करेगा, जो एनिमल इसको खाने हैं। द आई इन फ्रंट ऑफ फेस, हमने देखा कि इसकी आंखें क्या होती है, फेस के सामने होती है। अलाउ इट टू हैव ए करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे, इसको चाहिए कि कितनी दूरी पे है, इसको भाग के पकड़ना है। तो ये क्या करेगा, इसकी जो आंखें होती है ना वो बिल्कुल सामने होती है, क्यों, क्योंकि इसको ये लोकेशन जानना चाहता है कि कितनी लोकेशन पे है इसका वो शिकार है, इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डियर। हमने लोइन का पढ़ लिया, लोइन के बारे में क्या था, इसका कलर ब्राउन होता है छिपने के लिए, इसकी आंखें सामने होती है शिकार को पकड़ने के लिए, पैरों में क्या होता है, इसके अगले जो सामने वाले क्लाज होते हैं इसमें नाखून होते हैं उसको शिकार पे पकड़ बनाने के लिए। अब हमारा आ गया जो बचाना है हमें, जो डियर आ गई। तो देखो ये होता लाइन, इसका कलर ऐसा होता कि इसमें छिपा था, थोड़ा थोड़ा कलर हिरन का भी ऐसे होता ताकि ये बच पाए, लेकिन इसका काम क्या है, बचना है। तो देखो ये क्या खाती है, अब ये तो पेड़ पौधे खाती है ना, स्टेम खाती है, तो इसके जो दांत होंगे वो मजबूत होंगे ताकि ये स्टेम को खा पाए। इट हैज स्ट्रॉन्ग टीथ और फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट, इसके जो टीथ होते हैं ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो जो स्टेम्स है उसको खा पाए। ए डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर, प्रे का मतलब क्या है, शिकार करना है, और जिसका शिकार होगा। और प्रीडेटर का मतलब जो शिकार करेगा, तो जो शिकार करेगा वो क्या हो गया, प्रीडेटर मींस क्या, लोयन। तो इसको लोयन से छिपना है और उसको प्रे ढूंढना है, यही दोनों में डिफरेंस है। प्रीडेटर मींस जो शिकार करेंगे, जो लोयन हो जाएगा, जैसे दैट मेक इट प्रे, जो इनको इनका खाना बनाएंगे। इट हैज लॉन्ग ईयर टू हियर द मूवमेंट ऑफ
प्रीडेटर। अब देखो इनको तो बचना है ना बेचारी को, तो इसके कान भी बड़े बड़े होते हैं ताकि ये दूर से ही अगर कोई लोयन आएगा तो इनको सुनाई दे पड़े। उसके बाद इट हैज आईज इन द साइड ऑफ फेस, इनकी जो आईज होती है वो भी साइड में होती है फेस के, टू लुक इन ऑल डायरेक्शन ऑफ डेंजर, ताकि जो भी चारों तरफ से जो डेंजर आएगा उसको पता लगा सके। ऐसे हमारा 360 होता है, लेकिन इनकी जो आईज होती है 310 डिग्री पे होती है कि ऑलमोस्ट चारों तरफ ही देख सकते हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद है इनकी स्पीड भी अच्छी खासी होती है ताकि ये बच सके प्रीडेटर से। देखो उनका काम था, लोयन का काम था प्रे ढूंढना, सारी क्वालिटी ऐसी थी कि वो प्रे को ढूंढ पाए। और डियर है प्रे, तो इसका काम था लोयन से बचना, प्रीडेटर से बचना, तो इसमें सारी क्वालिटी ऐसी थी कि वो प्रीडेटर से बच पाए। द स्पीड ऑफ डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर, जो स्पीड होती है शिप डियर की वो इसकी हेल्प करेगी प्रीडेटर से बचने में। ये आप देख सकते हो जो इसकी आइज है वो साइड में है ताकि वो देख पाए ज्यादा से ज्यादा, और इसके कान बड़े बड़े हैं कि ये सुन पाए थोड़ी सी भी मूवमेंट अगर होएगी तो। हमने देख लिया, देखो डेजर्ट का हमने पढ़ लिया है, उसके बाद माउंटेन रीजन का पढ़ लिया है, उसके बाद ग्राउंड ग्रासलैंड का पढ़ लिया। अब कुछ पानी का भी देख लेते हैं। पानी की फिश तो हम पढ़ के आ चुके हैं पहले, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्वीड एंड ऑक्टोपस, जो स्क्वीड होता है ऑक्टोपस होता है। अब हमने बोला कि स्ट्रीमलाइन शेप होनी चाहिए, लेकिन ना तो ऑक्टोपस की स्ट्रीमलाइन शेप होती है जो कॉर्नर पे से पतली हो बीच में से मोटी हो, और ना ही स्क्वीड्स की होती है ना ऑक्टोपस की होती है, तो फिर कैसे ये सर्वाइव कर पाते हैं वही चीज हम देखेंगे। तो देखो आपने ऑक्टोपस को कहीं पानी में तैरते हुए देखा नहीं, देखा मिलेगा, क्यों? क्योंकि जो ऑक्टोपस है वो नीचे ग्राउंड में, जो पानी का जो नीचे होता है ना तल होता है, डीप में सेटल होकर रहता है, जो भी इंसेक्ट उसके पास आते हैं उन्हीं को उठा के अपना काम चला लेता है। दे स्टे डीपर इन ओशियन नियर द सी एंड कैच सी बेड, जो नीचे हमारी सी बेड होती है ना उसके नीचे रहता है वो, कैच यानी प्रे दैट मूव्स टुवर्ड देम। अगर कोई भी प्रे मींस क्या, शिकार, कोई भी शिकार उनकी साइड जाएगा तो वो उसको खा लेते हैं, अपना खाना बना लेते हैं, अपना काम चला लेते हैं। अब हमने देखा कि उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं है, लेकिन जैसे ही मूवमेंट होगी तो वो अपनी बॉडी को क्या बना लेंगे, स्ट्रीमलाइन बना लेंगे। दे मेक देयर बॉडी स्ट्रीमलाइन व्हेन दे मूव इन वाटर, कि जब पानी में मूव होंगे ना तो उनकी बॉडी वैसे वैसे तो स्ट्रीमलाइन नहीं है, लेकिन जब पानी में मूव होंगे तो उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन वो बना लेंगे। दीज एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, कि इनके इनके एनिमल्स के होते हैं ना, इनमें भी गिल्स होते हैं, लंग्स नहीं होते। लंग्स होते हैं हवा में सांस लेने के लिए, पानी में सांस लेने के लिए क्या चाहिए होंगे, गिल्स चाहिए होंगे। तो क्या है कि इन एनिमल्स में भी गिल्स होते हैं जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ले लेते हैं। देखो जैसे ये रहा हमारे पास स्क्विड्स है और ये हमारे पास ऑक्टोपस है। तो देखो वैसे तो ऑक्टोपस ऐसे होता है ना, ऐसे करके ऐसे इसके नीचे पैर होते हैं, लेकिन ये जब मूवमेंट होगी तो ये स्क्विड लाइक स्ट्रक्चर, देखो जैसे आगे से पतला हो गया ना तो ऐसे इनकी हेल्प से ये पानी को यहाँ से फेंकेगा और इसमें मूवमेंट होगी। तो यहाँ पे हमने देख लिया पानी, ऑक्सीजन ये पानी वाली यूज करेंगे, और नीचे ये सी बेड के नीचे रहते हैं, जब मूवमेंट होगी तो ये अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन है वो बना लेते हैं। तो ये चीजें किसके बारे में थी, स्क्विड्स और ऑक्टोपस में। और एक्वाटिक एनिमल हम पढ़ेंगे बस डॉल्फिन और व्हेल, और तो हमारा एक्वाटिक भी फिनिश हो जाएगा। डॉल्फिन एंड वॉल्स, वेल्स, इनमें भी गिल डू नॉट हैव गिल्स। देखो अब तो हमने देखा कि एक्वाटिक पानी में सांस लेने वाले जो एनिमल्स उनमें गिल्स होते हैं, लेकिन जो वेल्स होती है डॉल्फिन होती है इनमें गिल्स भी नहीं होते हैं। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नोस्ट्रिल और ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड। तो देखो डॉल्फिन हो गई या वेल्स हो गई, देखो ये डॉल्फिन है हमारी और ये हमारी वोल्स है, दोनों में क्या देखो नोस्ट्रिल बनी हुई है जिसकी हेल्प से ये क्या करेंगी, सांस बाहर आके सांस लेंगी। तो इन दोनों में क्या है कि गिल्स नहीं होते, ये बाहर आके अपनी नोस्ट्रिल और जो भी इनके ब्लो होल होते हैं उसकी हेल्प से सांस लेते हैं। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग, एक लंबे समय तक, क्योंकि देखो अब नाक से सांस लेंगे तो बाहर आना पड़ेगा, हवा से ही लेंगे ना, पानी से नाक में थोड़ी ना पानी घुस आएंगे। तो ये क्या करेंगे अब इनको, लेकिन इनका क्या होता है कि बाहर आके सांस लेते हैं, लेकिन इनकी एक एबिलिटी होती है कि ये लंबे समय तक पानी में रह सकते हैं। तो क्या होगा कि वो लंबे समय तक पानी में रह सकते हैं। दे केम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीथ इन एयर, एक बार बाहर आएंगे, पानी से बाहर आएंगे, सरफेस पे आएंगे, सांस लेंगे, वापस से चले जाएंगे, और लंबे टाइम तक ये बिना सांस लिए रह सकते हैं। तो ये इनकी क्वालिटी है। तो एक्वाटिक एनिमल्स में भी हमने पढ़ लिया, डॉल्फिन पढ़ लिया, वेल्स पढ़ लिया, स्क्विड पढ़ लिया, ऑक्टोपस पढ़ लिया, फिश पढ़ ली। तो देखो एक्वाटिक हो गए, ग्रासलैंड हो गए हैं, डेजर्ट वाले हो गए और माउंटेन रीजन वाले हो गए हैं। उसके बाद छोटे मोटे रह गए हमारे पोन्ड्स और लेक्स में, कि पोन्ड और लेक में जो भी प्लांट होते हैं, कितना रह गया, थोड़ा ही रह गया हमारे को। अब हमने पोन्ड्स और लेक्स और फिनिश करेंगे, देखो जल्दी जल्दी, इससे जल्दी मैं नहीं करवा सकती और इससे बाहर भी नहीं आएगा, इतना पक्का है। आप देख लेना एक बार एनसीईआरटी को अपनी श्योरिटी के लिए देख लेना एक बार। तो प्लांट्स देखो, इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, देखो जो ये तो हमने पता है ना जमीन पे प्लांट क्या होते हैं, जमीन पे प्लांट का काम ही क्या होता है कि वो वहां से जो ऑक्सीजन है उसको लेंगे और
सॉरी ऑक्सीजन नहीं, वो सोइल जो इसकी रूट होंगी वो क्या करेंगी, पानी को, न्यूट्रिएंट को ऊपर तक पहुंचाएंगी, लीव जो है वो वहां पे रेस्पायर करेंगी। तो ये सारी चीजें हमने देखी हुई है। देखो in terrestrial plant, roots normally play an important role in the absorption of nutrient and water from soil। कि roots का क्या काम होता है टेरेस्ट्रियल प्लांट में है ये। अभी तो हम पॉन्ड्स और लेक्स का डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये इसके साथ कंपैरिजन के लिए बताया हुआ कि टेरेस्ट्रियल प्लांट का तो हमें पता है, जमीन पे जो प्लांट होते हैं उनका तो हमें पता है कि उनकी जड़ों में हम पानी देते हैं, तो उसकी हेल्प से जो भी खाद बीज है वो हम पत्तियों पे तो नहीं फेंकते, वो तो नीचे फेंकते हैं। तो वो क्या होगा, रूट उसको एब्जॉर्ब करेगी, उसके डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाएगी। खाना है पत्तियों में बनेगा, पत्तियों से खाना है वो फूड के जो प्लांट है उसके डिफरेंट पार्ट में जाएगा। लेकिन बात किसकी हो रही है, पॉन्ड्स और लेक्स की हो रही है। But in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main function is to hold water in plant। तो देखो इनकी क्या होती है, रूट्स है ना वो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती, और इनका एक ही मेन काम होता है कि उस प्लांट को पानी में सर्वाइव करवा पाए। इनका मेन काम यही होता है कि उसको पानी में सर्वाइव करवा पाए। द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट। तो देखो लंबे होंगे, होलो होंगे, तभी तो ये पानी में सर्वाइव कर पाएंगे ना, नहीं तो डूब नहीं जाएंगे अगर हैवी हो गई तो। The stems grow up the surface of water while the leaves and flowers float on the surface of water। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो कि क्या बोला इन्होंने कि इसके स्टेम्स तो पानी के अंदर डूबे होते हैं, और जो इसकी फ्लावर होती है, जो इसकी पत्तियां होती है, वो ऊपर सरफेस पे आई हुई होती हैं। तो यही चीज यहाँ पे बताया। तो देखो इनके स्टेम कितने लंबे हैं, इनके स्टेम कितने लंबे हैं, पत्तियां ऊपर आई हैं, स्टेम पानी में है। यही चीजें अब तक हमने यहाँ पे पढ़ी है। और इसकी देखो रूट भी कितनी छोटी होती है। तो यहाँ से आप इसकी रूट्स भी देख सकते हो, यहाँ से इसकी रूट्स देखो ये छोटी होती है। तो देखो यहाँ से इसमें देख लो एक बार सारी चीजें कि पत्तियां ऊपर आई हुई हैं, स्टेम पानी में डूबा हुआ है, स्टेम लंबा होता है, देखो इतना ज्यादा लंबा स्टेम है। कुछ की जड़ें होती हैं वो नीचे सोइल में दबी होती हैं, और कुछ की जो जड़ें होती है वो पानी में फ्लाई कर रही होती है। सम एक्वाटिक प्लांट आर सबमर्ज्ड इन वाटर। तो देखो कुछ पानी में ऐसे डूबे हुए होते हैं, जैसे ये वाला डूब रखा, कुछ पानी में डूबे रहते हैं, ये वाला डूब रखा। इट हैव कॉमनली नैरो थिन रिबन लाइक लीव्स। इनकी जो लीव्स होती हैं वो क्या होती है, पतली पतली होती हैं, जो इनको अगर ज्यादा भारी भारी हो गई तो वो तो नीचे फैल के खराब हो जाएंगी। तो इनकी जो थिन लीव्स होती हैं, पतली पतली लीव्स होती हैं। एक मिनट सॉरी। तो इसकी जो लीव्स होती है वो क्या होती है, थिन थिन होती हैं, जैसे हमने देख लिया। दीज कैन बैंड क्यों होती है थिन, जैसे पानी बह रहा है, अगर वो बड़ी बड़ी होगी तो पानी के साथ बह जाएंगी, लेकिन थिन थिन होती हैं, जिनके बीच से पानी है वो निकल जाता है। इन सम प्लांट्स लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड थ्रू द वाटर कैन इजीली मूव विदाउट डैमेजिंग देम। तो यही चीज हमने यहाँ पे बोली है। देखो इनकी जो लीव्स होती है ना, इनमें डिफरेंस होता है कि पानी इनके अंदर से मूव हो सकता है। तो यही चीज हमने यहाँ पे बताई है। कुछ नहीं है बिल्कुल, एक बार अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे ना तो समझ आ जाएगा। तो हमने देख लिया क्या कि पोन्ड और जो लेक्स होती है उनमें जो प्लांट्स के स्टेम होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं, उसकी जो लीव्स होती हैं, जो फ्लावर होते हैं वो ऊपर होते हैं, प्लांट जो स्टेम होता है वो नीचे दबा हुआ होता है। अब कई की रूट्स वो नीचे सोइल में दबी होती है, कई की फ्लोटिंग होती है। मेन काम इनका होता है प्लांट को होल्ड करके रखना। जो प्लांट पानी के अंदर होते हैं उनके बीच में जगह होती है ताकि पानी वहां से फ्लो जाए, प्लांट है वो साथ में ना बहे। और उनकी जो लीव्स होती हैं वो भी क्या होती है, नीडल लाइक होती है। तो बस इतना ही था देखो इसमें। उसके बाद है जो इसमें इंसेक्ट रहते हैं, इसमें एनिमल इंसेक्ट तालाब में सबसे ज्यादा देखा क्या जाता है, हमारा मेंढक ही देखा जाता है। तो फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। तो फ्रॉग की एबिलिटी ऐसी होती है कि वो इन तालाब के अंदर भी रह सकेगा और जमीन पे भी रह सकेगा। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। उनकी जो बैक लेग होगी ना वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। क्या क्या करेगी, वो जो लंबी कूद लगाने में भी हेल्प करेगी, और उसका जो शिकार है, जैसे मक्खी दिखी तो उसको खा गया, छोटे छोटे इंसेक्ट दिखे तो उसको खा गया, उसमें भी हेल्प करेगी। दे हैव वेब्ड फुट। वेब्ड फुट कैसे, जैसे हमारे नहीं मिले होते, जैसे मिल पैर की उंगलियां मिली हुई हो, तो ऐसी होती है जो उनको पानी में स्विम करने के हेल्प करेगी। तो ऐसी होती है देखो मेंढक की पैर, यहाँ पे देखो ये मिली हुई है सारी, तो जिनको जो इनको स्विम करने में हेल्प करेगी, जैसे फिश के फिन्स नहीं होते ऐसे टाइप में ये काम करेगी। फिर क्या देखा फ्रॉग के बारे में, पानी के अंदर भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है। उसके बाद इसके जो बैक वाले लेग होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो उसके लंबी कूद लगाने में भी हेल्प करेंगे और शिकार को पकड़ने में भी। वेब्ड फीट होते हैं जो उसकी स्विमिंग में हेल्प करेंगे। अब देखो हम देखेंगे कि लिविंग थिंग, अब हमारा ये लास्ट टॉपिक रह गया है, 5 पेज हो रहे हैं इसके, बस उसके बाद हमारी यूनिट है वो फिनिश हो जाएगी। अब हमने सारा कुछ पढ़ लिया, देखो एक्वाटिक देख लिया, डेजर्ट का देख लिया, माउंटेन का देख लिया, ग्रासलैंड का देख लिया, पोन्ड्स का देख लिया, रिवर का देख लिया, सारा कुछ देख लिया हमने। अब यहाँ से हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई चीजें और कोई चीज है वो लिविंग है या नहीं लिविंग है। तो अब यही चीज हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो
हम ये सोचे हम कि हाँ लिविंग थिंग्स मूव होती है, नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं होती। सही है, हमने मान लिया कि जो चीजें मूव होती हैं वो लिविंग होती हैं और जो चीजें मूव नहीं होती वो नॉन लिविंग होती है। लेकिन अब गाड़ी है वो तो मूव होती है, लेकिन गाड़ी तो नॉन लिविंग है। तो कार है वो नॉन लिविंग है लेकिन मूव हो रही है, तो ये चीज तो हमारी गलत हो गई। लेकिन प्लांट्स हैं जो लिविंग होते हैं लेकिन वो मूव भी नहीं हो रही, तो फिर यहाँ पे तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि अकेले मूवमेंट के बेस पे तो हम नहीं बता सकते। हमारे पास ऐसी भी नॉन लिविंग है जो मूव हो रही है और ऐसी भी लिविंग थिंग है जो मूव नहीं हो रही है। तो उसके बाद साइज के बेस पे देखें कि ग्रोथ हम देखें कि ग्रोथ हो रही है ना तो लिविंग है, अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो वो नॉन लिविंग है। लिविंग मीन्स क्या है कि जहाँ पे सांस आ रहा होगा वही चीजें हम देखेंगे ना। अब क्या क्या एबिलिटी है जहां से हम पता चलाएंगे कि लिविंग है या नहीं नॉन लिविंग है। तो देखो प्लांट है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, लिविंग है, सही हमने मान लिया। लेकिन क्लाउड होते हैं, बादल होते हैं, तो उनका भी तो छोटे से बड़े बन रहे हैं, साइज इंक्रीज हो रहा है लेकिन वो नॉन लिविंग है। तो इसको भी यहाँ पे भी हम नहीं बता पाएंगे कि हमारी जो जीवन चीज है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो इसी चीज को हम सेटिस्फाई करने के लिए, पूरा ब्रॉड करने के लिए कि कैसे हम पता लगाएंगे कि जो गिवन सब्सटेंस है, गिवन थिंग है, वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज देखो, फूड। पहले लिविंग थिंग की क्वालिटी क्या है कि वो फूड लेगी, खाना लेगी। अब हम ह्यूमंस है, खाने के बिना जीवन होगा हमारा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मैं आपको 10-20 दिन खाना नहीं दूंगी तो आपकी एनर्जी वैसे नहीं डाउन हो जाएगी। तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, जितने भी लिविंग थिंग्स है उनको खाना चाहिए होता है। प्लांट्स मेक देयर फूड बाय देयर ओन बाय फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। एनिमल डिपेंड ऑन अदर प्लांट एंड एनिमल फॉर देयर फूड। देखो एनिमल्स का हमारा तो सही है, एनिमल्स होते हैं जो वो या तो प्लांट से खाना ले लेंगे, प्लांट से नहीं लेंगे तो वो अदर एनिमल पे डिपेंड हो जाएंगे। फूड से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी जो हमें ग्रो होने में हेल्प करेगी। जो हमारे फूड को, देखो अब हमारे बॉडी है उसमें खाना अलग अलग जगह पे जा रहा है। अब खाना तो हम खा रहे हैं मुंह से, लेकिन वो स्टमक में जा रहा है, लेकिन वो जो खाना है उससे जो भी एनर्जी मिलेगी वो तो सारे पार्ट में यूज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोरेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो ब्लड फ्लो होगा हमारा। उसके बाद हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, CO2 हम निकाल रहे हैं, उसमें भी एनर्जी चाहिए होगी, तो उसके लिए भी हेल्पफुल होती है। उसके बाद एक्सक्रीशन, जो वेस्टेज, जो खाना हम खाते हैं उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में जो बनता है उसको भी निकालना चाहिए होगा, तो इस सबके लिए क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिए होगी। तो यही चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या कि जो भी लिविंग थिंग्स होंगे उनको खाना बनाना चाहिए होगा। क्यों खाना बनाना चाहिए होगा? ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए होगा, रेस्पिरेशन चाहिए होगा, एक्सक्रीशन के लिए चाहिए होगा, एनर्जी सबको चाहिए होती है। जैसे हमारा फोन हो गया, इसको भी एनर्जी चाहिए सांस लेने के लिए, तो वही सांस लेने के लिए, सॉरी, चलने के लिए जितना ज्यादा हम यूज करेंगे, अगर चार्ज हम नहीं करेंगे तो एक टाइम के बाद तो ये भी लो हो जाएगा, ये भी नहीं चलेगा। तो वैसा ही ह्यूमन बॉडी का है कि अगर हम एनर्जी, खाना ही नहीं खाएंगे, एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम कैसे चल पाएंगे। उसके बाद है ग्रोथ। देखो ग्रोथ है वो, उसको हम एक फैक्टर मानेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन एक ग्रोथ के भी यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि ये नॉन लिविंग है या लिविंग। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। कहीं वहां पे बोलो कि बादल तो ग्रोथ हो रहा था लेकिन नॉन लिविंग था, लेकिन ग्रोथ अकेले ग्रोथ को लेके नहीं चलेंगे, सारे फैक्टर है, मैक्सिमम फैक्टर वो होने चाहिए। ग्रोथ सीम्स कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन बॉडी हो गई, प्लांट हो गई, मतलब ये कॉमन होती है, लेकिन जरूरी नहीं होती कि जहाँ पे ग्रोथ होगी वो लिविंग ही होगा। तो यहाँ पे हम सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं। सबसे मेन है रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स और एनिमल दोनों में। हम हम है, जैसे ह्यूमन बॉडी है हमारी, हमारा काम क्या है कि हम क्या करेंगे? एयर है वो लंग्स में जाएगी, लंग्स में जाएगी, उसके बाद वहां से लंग्स का काम ही क्या होता है? ऑक्सीजन निकालना। तो वो लंग्स क्या करेगा? वहां से एयर में से ऑक्सीजन लेगा और ब्लड में दे देगा। अब क्या होगा? एयर हमने ली है, लंग्स में जाएगी, तो उसके बाद लंग्स क्या करेगा? ऑक्सीजन लेगा, उसको ब्लड में भेज देगा, ब्लड में भेजेगा। उसके बाद क्या होगा? वो ब्लड है वो डिफरेंट पार्ट में जाएगा। उसके बाद हमने फूड खाया, वो किस में गया? स्टमक में गया, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद जो फूड है वो छोटे छोटे पार्ट में टूट गया। अब वो छोटे छोटे पार्ट में जो फूड टूटा था और ये जो ऑक्सीजन है वो लंग्स से आ रही है, दोनों कंबाइन हो गए, क्या बनाएंगे? एक तो एनर्जी देंगे और एक CO2 देंगे, जो CO2 हम बाहर निकालते हैं रेस्पिरेशन में। तो समझ आया कैसे? दो चीजें हमने देखी हैं कि हमारे पास जो एयर है वो लंग्स में जाएगी, लंग्स से वो ऑक्सीजन देगा किसमें? ब्लड में। उसके बाद जो हमने फूड खाया है उसका डाइजेशन होगा, वो छोटे छोटे पार्ट में जो टूटेगा वो भी किस में जाएगा? ब्लड में जाएगा। तो फूड भी चला गया इसमें ब्लड में और ऑक्सीजन भी चली गई, तो ये दोनों कंबाइन होंगे, तो यहाँ से हमें एनर्जी मिलेगी जो वेरियस चीजों में यूज होएगी, और यहाँ से CO2 मिलेगी जिसको हम वापस से ब्लड की हेल्प से लंग्स में लेके आएंगे और बाहर निकाल देंगे। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। देखो शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया है।
ये तो बस लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी को नहीं समझ आए, भूल जाए, स्किप हो जाए तो याद आ जाए। When we inhale air to lungs, it is breathing। तो देखो ब्रीथिंग है, दो स्टेप होते हैं। रेस्पिरेशन होता है ना, उसमें दो स्टेप होते हैं। एक तो ब्रीथ इन, हम ऑक्सीजन लेते हैं, एक ब्रीथ आउट, हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का जब एक स्टेप होता है ना, एक हमने ब्रीथ इन ली है, एक हमने ब्रीथ आउट की है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे। ये दोनों ब्रीथ इन ब्रीथ आउट किसके प्रोसेस के पार्ट होते हैं, रेस्पिरेशन के पार्ट होते हैं। वैन ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स मूव्स टू ब्लड, कि जो ऑक्सीजन है वो लंग्स से ब्लड में मूव होगी, और फूड है वो डाइजेशन के बाद डिफरेंट पार्ट में पहुंचेगा ब्लड के साथ। तो ब्लड में ऑक्सीजन भी आ गई, ब्लड में फूड भी आ गया। तो जब ये ऑक्सीजन और फूड कंबाइन होंगे तो यहाँ से एनर्जी मिलेगी और CO2 मिलेगी। तो देखो लंग्स से जब ब्लड में ऑक्सीजन जा रही है तो उसको हमने क्या बोला, ब्रीथ इन। अब ब्लड है, वहां पे एनर्जी मिली हमें, ब्लड में जो ऑक्सीजन और फूड मिला तो वहां से हमें एनर्जी और CO2 मिली है। तो ये CO2 क्या करेगी, वापस से लंग्स से जाएगी, जहां से हम इसको बाहर निकाल देंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रीथ आउट। ऑक्सीजन को लेना ब्रीथ इन, ऑक्सीजन को निकालना ब्रीथ आउट, दोनों का एक सब कंबाइन वो होगा तो क्या हो जाएगा, वो रेस्पिरेशन हो जाएगा। तो हम खाना खाते हैं, वो डाइजेशन के बाद ब्लड में चला गया, ऑक्सीजन हमने ली, वो लंग्स में से पास होने के बाद ब्लड में चली गई, दोनों कंबाइन हुई, एनर्जी CO2 मिली हमें। In respiration, some of the oxygen of air we breathe in is used by body. वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस। तो देखो जो हमने लिए ना एयर, हम ब्रीथ तो हम एयर करते हैं, अब एयर में से ऑक्सीजन हम निकाल नहीं सकते ना कि हमने ऑक्सीजन निकाल लिया अलग की ऑक्सीजन आ जाए, नहीं, एयर में तो सारी गैसेज होती है, वो तो लंग्स है हमारा, जो ऑक्सीजन है वो निकाल दे रहा है। इसलिए तो बोलते हैं ना कि लंग्स जरूरी है। तो क्योंकि वो छानने का काम करते हैं, जैसे छलनी में चाय नहीं छानते हम, वैसे ये छानने का काम करते हैं कि ऑक्सीजन हमारे ब्लड को दे देते हैं, और क्या करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं। ब्रीथिंग इज ए स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, की जो ब्रीथिंग होता है ना वो रेस्पिरेशन का एक स्टेप होता है। सम एनिमल्स may have different mechanism of exchange of gases। अब हमने तो ह्यूमंस का पढ़ा है, लेकिन और एनिमल भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं ना वो ऐसे ही उनमें जो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का प्रोसेस है वैसे सेम ही हो। अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, कि जो अर्थवॉर्म होते हैं वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथ करते हैं। और जो फिश होती है वो गिल्स, उनमें गिल्स होते हैं, किसके लिए, ब्रीथिंग के लिए। तो ये वाली चीज आपने ध्यान में रखनी। तो देखो एनिमल्स का पूरा मैंने समझा दिया, ह्यूमन का समझा दिया। ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से आई, हमारे पास एयर से आई। ब्लड में खाना कहाँ से आया, जो खाना हमने खाया है, दोनों मिलके क्या देंगे, एनर्जी, CO2 देंगे। CO2 को हम बाहर निकालेंगे। लेकिन जो अर्थवॉर्म होता है वो स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है, फिश होती है वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती है। अब प्लांट में देखेंगे हम, अब प्लांट्स में कैसे होता है। देखो आपने सुना होगा ना कि प्लांट्स हैं वो CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। CO2 एब्जॉर्ब करेंगे प्लांट, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वो अपना खाना बनाते हैं। लेकिन देखो ये चीज मुझे भी डाउट में थी कि रेस्पिरेशन में चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों ही किसका यूज करेंगे, ऑक्सीजन का यूज करेंगे। लेकिन होता क्या है, ये CO2 एब्जॉर्ब करेंगे। देखो हमारे पास है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करेंगे, CO2 एब्जॉर्ब, O2 है वो निकालेंगे। लेकिन जो प्लांट है वो रेस्पायर करेंगे। तो रेस्पायर में क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन लेंगे। अब यहाँ से इन्होंने ऑक्सीजन निकाल लिया और इसमें ऑक्सीजन लेंगे, तो फिर हमें बात आएगी दिमाग में कि ये ऑक्सीजन ले रहे हैं रेस्पिरेशन में, तो फिर ऑक्सीजन, प्लांट का क्या फायदा, हम बोलते हैं प्लांट लगाओ प्लांट लगाओ। तो उसका फायदा देखो क्या है कि जो रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन यूज होती है ना वो कम होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। लेकिन जो ऑक्सीजन ये प्लांट निकालते हैं ना वो बहुत ज्यादा होती है फोटोसिंथेसिस में। तो इसीलिए निकालते तो ये ज्यादा ही है, और इनकी जो ऑक्सीजन यूज होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो इसीलिए रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज कम होती है, फोटोसिंथेसिस में है वो ज्यादा ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो इसलिए प्लांट लगाने चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन थोड़ी सी अमाउंट में ये यूज करेंगे सॉरी। और जो CO2 है वो निकालेंगे फोटोसिंथेसिस में बहुत ज्यादा अमाउंट में। अब आपने एक चीज सुनी होगी कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ऐसा हम क्यों बोलते हैं, देखो इसीलिए बोलते हैं ना। दिन में तो क्या होता है कि हाँ ये जो प्लांट है वो ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन में और CO2 निकालते हैं, लेकिन दिन में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है सनलाइट, दिन में सनलाइट होती है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये जो प्लांट होते हैं वो O2 निकालते रहते हैं, ऑक्सीजन निकालते रहते हैं साथ ही साथ खाना बनाते टाइम। लेकिन रात का समय होता है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो रात के इसमें प्लांट भी क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, CO2 बाहर निकालेंगे, और वो CO2 हम है वो एब्जॉर्ब करेंगे, और CO2 है वो हानिकारक होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि रात के टाइम प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए। रात के टाइम वो ऑक्सीजन
ले रहे हैं, CO2 निकाल रहे हैं, लेकिन दिन के टाइम वो ऑक्सीजन निकाल भी रहे हैं, और जो ऑक्सीजन वो निकाल लेंगे वो ली गई ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा कम होगी। तो देखो अब देख लेंगे जल्दी जल्दी। एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस थ्रू लीव्स, कि यहाँ पे जो एक्सचेंज होगा ना गैसेज का, लीव्स के थ्रू होगा। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टीनी पोर्स ऑफ देम, जैसे लीव्स में छोटे छोटे छेद होंगे, वहां से वो उसको क्या लेगी, एयर को लेगी। यूज द ऑक्सीजन दे गिव कार्बन डाइऑक्साइड टू एयर। तो देखो प्लांट्स हैं, रेस्पिरेशन में दो चीजें हैं, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस, पजलिंग ना हो इसलिए बात समझाया है। रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन लेंगे, CO2 छोड़ेंगे, और फोटोसिंथेसिस में वो CO2 एब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे। वो फोटोसिंथेसिस वाली ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब की गई ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा हुई। प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड, कि प्लांट्स हैं वो CO2 का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। ये चीज हमने पहले वाले चैप्टर में बिल्कुल अच्छे से की है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन, कि फोटोसिंथेसिस में जो उन्होंने ऑक्सीजन छोड़ दी है ना, वो उससे कहीं ज्यादा होगी जो रेस्पिरेशन में वो एब्जॉर्ब कर रही है। यही चीज मैंने अच्छे से समझाने के लिए आपको हिंदी में भी लिखी है, क्योंकि पजलिंग नहीं होनी चाहिए। देखो जैसे फोटोसिंथेसिस है ना, उसके लिए क्या चीजें होती है, सनलाइट चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, और CO2 चाहिए होता है। ये एसेंशियल कंपोनेंट आप मान सकते हो। रात के समय सनलाइट होती नहीं है। तो रेस्पिरेशन में प्लांट्स ऑक्सीजन का यूज करेंगे, फूड प्रिपरेशन में CO2 यूज करेंगे और ऑक्सीजन बाहर निकाल लेंगे। लेकिन रेस्पिरेशन में यूज की गई ऑक्सीजन है वो अमाउंट बहुत कम होती है, और फूड प्रिपरेशन फोटोसिंथेसिस में निकाली गई ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। कैसा मतलब है स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब क्या है, जैसे आप हम कुत्ते को खाना देते हैं तो उसकी लार आती है ना, किसी को खाना दिखाते हैं, जैसे छोटे बच्चे को टॉफी दिखाते हैं तो वो हमारे पास आता है, तो वो उसके लिए क्या होती है, स्टिमुलस होती है, कि जिसको देख के हम रिएक्ट करेंगे। जैसे एकदम से हम ठंड में बैठे हैं, ऐसे में AC में बैठे हैं, एकदम से हम बाहर जाएंगे तो वो धूप हमारे लिए क्या काम करेगा, स्टिमुलस का काम करेगा। मीन्स क्या, ये लगा लो आप, रैपिड रिप्लाई हमने दिया है, इंस्टेंट हमने रिप्लाई दिया। अब ये तो है ना, हम बाहर गए, हम धूप में खड़े हुए, हम सोचेंगे कि हमें धूप लग रही है तब हम रिएक्शन देंगे। जैसे सनलाइट एकदम से हमारी आंखों में पड़ेगी तो हम ये नहीं सोचेंगे ना कि सनलाइट पड़ गई, उसके बाद आंखें बंद करेंगे, ऑटोमेटिक हमारी आंखें बंद होंगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स ए रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली, कि जो रिस्पॉन्ड करेंगे एकदम से इंस्टेंट रिस्पॉन्स होगा वो। ऑल ऑफ अस इमीडिएटली टू सच चेंजेस, सारे के सारे हम है ना वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे इमीडिएटली। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि एकदम से हम बाहर आएंगे धूप में, तो जैसे सूरज एकदम माथे लगेगा तो हमें एकदम से आंखें बंद हो जाएंगी अपने आप। वो ये नहीं सोचेंगे हम कि हाँ सूरज माथे लग रहा है तो हम आंखें बंद कर ले, ऐसा नहीं होगा ना। तो देखो वी वेंट इन सनलाइट, जैसे हम एकदम से सनलाइट में जाते हैं, जैसे लाउड साउंड है, एकदम से ऊंची आवाज आई तो क्या हम ये सुनेंगे ऊंची आवाज आ रही है अभी कान बंद कर लो, नहीं, ऑटोमेटिक हमारा हाथ है वो कानों पे जाएगा कि बंद हो जाएगी आवाज, सोचेंगे नहीं हम पहले। तो स्टिमुलस क्या है, कि ऐसे चेंजेस हो हमारे सराउंडिंग में जिसका हम, हमारी बॉडी है वो इंस्टेंट रिप्लाई दे, इंस्टेंट है वो, ये उसको स्टिमुली पे रिस्पोंड करे, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। तो देखो स्टिमुलस इन एनिमल्स हो गया, देखो एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, जैसे एनिमल्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, कॉकरोच है किसी जगह पे, आप उस पे क्या करो, लाइट फॉल करो, तो लाइट फॉल होते ही वो कॉकरोच है वो मूव करेगा, तो उसने रिस्पॉन्ड किया है। उसके बाद है बिकम एक्टिव ऑन सीइंग फूड, हम कुत्ते को खाना देंगे तो वो एकदम से एक्टिव हो जाएगा, अगर आपके घर पे बिल्ली है तो उसको खाना दोगे तो एक्टिव हो जाएगी, तो वो उसके लिए कैसे काम करेगा, स्टिमुलस के जैसे। जैसे हमने देख लिया, तो ये किसमें स्टिमुलस था, एनिमल्स में। अब आपको लगेगा कि प्लांट में कैसे स्टिमुलस होता है, तो प्लांट में स्टिमुलस कैसे होता है, जैसे आप देखना कि अगर आपने अंधेरे कमरे में पेड़ लगाया हुआ है और वहां पे सनलाइट आ रही है, तो वो जो पत्तियां है ना सनलाइट की साइड झुक जाएंगी, क्यों, क्योंकि वो जो सनलाइट है उनके लिए किसका काम करेगी, स्टिमुलस का काम करेगी। इन सम फ्लावर, सम प्लांट्स फ्लावर क्लोज आफ्टर सनसेट, आपने देखा होगा कि जैसे सूरजमुखी होता है, वो सूरज होता है तभी उगता है, तो वो सनलाइट है उसके लिए स्टिमुलस का काम करेगी, जैसे ही स्टिमुलस गया वो एकदम से मुरझा जाएंगे। ऐसे ही हमारा क्या होता है, मिमोसा प्लांट होता है टचमी नोट का, कि आप उसको छेड़ोगे ना, उसको हाथ भी लगाओगे तो उसकी पत्तियां वो क्लोज हो जाएंगी, फोल्ड हो जाएंगी, तो वो भी क्या है, उसको रिस्पोंड करेगा, स्टिमुलस के लिए रिस्पोंड करेगा। तो जैसे हमारे पास है, ये देखो यहाँ से सनलाइट आ रही है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, तो ये जो पेड़ की पत्तियां आई है सन की साइड झुकी हुई है, तो ये कैसे रिस्पोंड कर रही है प्लांट्स का, तो एनिमल्स का हमने देख लिया, प्लांट्स का हमने देख लिया कि कैसे वो रिस्पोंड है वो कर रहे हैं स्टिमुलस को। एनिमल्स का भी देख लिया, और ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का तो पता ही है, देखो हमें कोई चीज दिखेगी तो हम तो, जैसे फोन किसी के लिए स्टिमुलस है, किसी के लिए टीवी स्टिमुलस है, किसी के लिए कुछ स्टिमुलस है, किसी के लिए कुछ है।
तो ये भी क्वालिटी होनी चाहिए। तो अब तक हमने 4 क्वालिटी पढ़ी है। तो देखो सबसे पहले क्या है, फूड चाहिए होगा उनको, उसके बाद रेस्पिरेशन करेंगे, फूड चाहिए होगा, रेस्पिरेशन करेंगे, स्टिमुलस पे रिप्लाई करेंगे, और उनमें क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो ये 4 हम पढ़ चुके हैं, अगले और देखेंगे अभी, बस अब तो खत्म ही होने वाला है। तो ग्रोथ ये हमने पढ़ लिया कि ग्रोथ हो, खाना चाहिए होगा, ग्रोथ होगी, रेस्पिरेशन चाहिए होगा, स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड करेंगे। उसके बाद है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है कि जो वेस्ट हमने, जो बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम निकालते हैं, जैसे हम सुबह सुबह फ्रेश होके आते हैं, तो वैसा ही टाइप एक्सक्रीशन मान लेते हो। ओनली ए पार्ट ऑफ ईटन फूड इज यूटिलाइज्ड बाय बॉडी, की जो खाना हम खाते हैं ना, तो कुछ पार्ट ही बॉडी द्वारा उसका यूज किया जाता है। अवर बॉडी प्रोड्यूसेस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेसेस, लेकिन जो दूसरे लाइफ प्रोसेस होते हैं, जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, उसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ पार्ट हमारा फूड का ऐसा बच जाता है अनडाइजेस्टेड फूड, जो बॉडी यूज में नहीं लेके आती। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन, कि उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन है वो कहलाता है। तो वो किस में होगा, प्लांट्स में भी होगा, वो एनिमल्स में भी होगा। कैसे देखो, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स का तो पता ही है, एनिमल्स पोटी करते हैं, हम फ्रेश हो आते हैं सुबह सुबह, बच गया किसका, प्लांट्स का। एक्सक्रीशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन प्लांट, प्लांट में भी होता है एक्सक्रीशन। कैसे होता है देखो, सम प्लांट स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट विद इन देयर पार्ट इन ए वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज होल। कुछ पार्ट तो क्या करेंगे, वो अपने अंदर ही उसको क्या करेंगे, अपने भीतर ही उसको स्टोर करके रखेंगे कि वो उसको हार्म भी ना करे प्लांट को, और वो स्टोर होके वहां पे पड़ा भी रही। लेकिन कुछ क्या करेंगे, सम प्लांट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एज सिक्रेशन, लेकिन कुछ प्लांट क्या करेंगे, उसको सिक्रेशन है उसके टाइप में निकाल देंगे। कैसे देखो, दिखाती हूँ एक बार। आपने देखा भी होगा, दूधा बोलते हैं उसको, दूधिया। तो ये वाला हम बोलते हैं कि इसको मत हाथ लगाओ, ये जहरीला होता है। तो ये क्या होता है, उसका एक्सक्रीशन वेस्ट होता है प्लांट का। ऐसे ही आपने देखा होगा, इसको हम बोलते हैं गोंद, कि प्लांट से गोंद निकल गई। वैसे ये क्या होता है, इसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट का। तो ऐसे प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है। तो वहां पे एक प्रॉपर्टी और हमारी क्या ऐड हो गई, एक्सक्रीशन। उसके बाद क्या है देखो, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जैसे एक प्लांट है, दूसरा प्लांट है, आपस में भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, या एक सिंगल प्लांट में भी रिप्रोड्यूस हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है। वो हमने पहले भी पढ़ा है एक चैप्टर में। तो होता क्या है कि न्यू जनरेशन पैदा करने के लिए, अब देखो जैसे हम हैं, अगर हमारा कोई भी ह्यूमन है, जो भी हमारे ह्यूमन पेरेंट्स होते हैं, या जो भी पेरेंट्स के पेरेंट्स होते हैं, अगर उनमें रिप्रोडक्शन ना हो और आगे की जो जनरेशन है वो पैदा ना हो, तो एक टाइम के बाद उनकी तो डेथ हो जाएगी, उनकी डेथ होगी तो आगे अगर जनरेशन पैदा नहीं हुई तो वो जो स्पीसीज है वो खत्म ही हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन भी जरूरी है किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, कि जो एनिमल्स है उनमें रिप्रोडक्शन सेम काइंड में होता है, जैसे डॉग डॉग में होता है, कैट कैट में होता है रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल। देखो मोड अलग अलग हो सकता है, लेकिन सब में होता है मोड। सम एनिमल प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स, कुछ तो क्या होता है कि अंडे देते हैं अपने यंग वंस को पैदा करने के लिए। कुछ ह्यूमंस के जैसे होता है जिसमें क्या होता है, बेबी पैदा होता है। एंड सम गिव बर्थ टू यंग वंस, कुछ है वो यंग वंस को जन्म देते हैं। लेकिन है रिप्रोडक्शन क्या है, नेसेसरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, नहीं तो उनकी जो स्पीसीज है वही खत्म हो जाएंगे। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट, अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग होता है। कुछ सीड से रिप्रोडक्शन करेंगे, कुछ क्या करेंगे, जो हमारे पास उनमें बर्ड होती हैं, जैसे पोटैटो का एग्जांपल लेंगे हम, तो वहां पे बर्ड से भी हो सकता है। तो देखो सम रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, तो कुछ क्या करेंगे, सीड से रिप्रोड्यूस करेंगे। सम रिप्रोड्यूस फ्रॉम पार्ट्स अदर देन सीड्स, कुछ जो सीड्स है उससे अलग पार्ट से है वो रिप्रोडक्शन करेंगे। कैसे देखो, टोमेटो पोटैटो बर्ड मैंने लगाया हुआ, देखो जैसे आलू नहीं होता हमारे पास, ये वाला, अगर इसके ये बर्ड्स निकल के आए हैं ना, अगर हम इनको लगाएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आलू है वो पैदा हो जाएंगे। तो बर्ड्स का भी यूज करते हैं। कई प्लांट होते हैं जिनका स्टेम यूज करते हैं, जैसे एलोवेरा होता है, एलोवेरा देखा हो आपने, रोज देखा हो, मेहंदी देखा हो, तो वहां से हम क्या करेंगे, इसके स्टेम को कट करेंगे। इसका स्टेम कट करेंगे, उसके बाद उसको ऐसे काटेंगे शहद वगैरह लगा के, उसके बाद इसको डाला जाता है और उसके बाद उसकी स्टेम की हेल्प से उगाया जाता है। एलोवेरा का तो हम सीधा भी लगा देते हैं तो वो सीधा ही उग जाता है। तो क्या हुआ, सीड्स भी ले सकते हैं रिप्रोडक्शन के लिए हम। उसके बाद उसके अलग पार्ट भी हो सकते हैं, जैसे बर्ड हमने देखा, उसके बाद स्टेम को भी यूज कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन भी क्या हो गया, इसका अलग से प्रॉपर्टी हो गई। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हमने देखा था फूड, उसके बाद हमने देखा ग्रोथ, उसके बाद हमने देखा रेस्पिरेशन, उसके बाद हमने देखा स्टिमुलस, उसके बाद हमने देखा एक्सक्रीशन,
उसके बाद क्या देखा हमने, रिप्रोडक्शन। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। अब लास्ट है हमारा क्या, मूवमेंट, कि मूवमेंट होगी। सारी चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस की। देखो मूवमेंट, ह्यूमन बीइंग में हमें पता है, एनिमल में पता है, लेकिन प्लांट में कैसे मूवमेंट होती है? प्लांट्स तो आपको मूव ही नहीं होते, दिखाई पड़ते। तो देखो, प्लांट्स आर एंकर्ड इन सोइल, कि प्लांट है वो सोइल में लगाए जाते हैं। एंकर्ड मतलब कि वो मूव नहीं होते। सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो फिक्स होते हैं तो वो मूव तो नहीं होते, लेकिन वो नहीं मूव होते। तो उसमें क्या मूव होता है? फूड मूव होता है, वाटर मूव होता है, न्यूट्रिएंट मूव होते हैं। जैसे रूट से जो न्यूट्रिएंट है, वाटर है, वो डिफरेंट पार्ट में जाएगा। लीव्स में फूड बनेगा, वो डिफरेंट पार्ट में जाएगा। बट वाटर, मिनरल एंड फूड सिंथेसिस्ड बाय देम मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। वो क्या होता है वहां पे, कि जो पानी हो गया, जो मिनरल हो गए, जो खाना हो गया, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होता है। उसके बाद क्या है कि लिविंग थिंग्स मूव बाय इट्स ओन, कि जो लिविंग थिंग है वो तो हम अपने आप ही मूव हो जाती हैं। तो जैसे इसमें प्लांट्स में मूवमेंट होती है, वो अपने आप होती है। हम थोड़ी ना पाइप लगा के खाना पहुंचाते हैं या मिनरल पहुंचाते हैं, हम बाहर से डालते हैं। लेकिन जो प्लांट के पार्ट में जाता है वो तो उनके अपने आप से जाता है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि डाई, कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहां पे डेथ है वो कंपल्सरी है। तो देखो, ऑल लिविंग थिंग्स है वो डाई हो जाएंगी। वन सिंगल ऑर्गेनिज्म में डाई विदाउट एवर रिप्रोडक्शन, बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज रिप्रोडक्शन। तो यही चीज जो मैंने अभी बताई है। जैसे जैसे हम देखें कि कोई स्पेसिफिक हमने 2 कुत्ते लिए हैं, अगर उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक एज के बाद उनकी डेथ हो जाएगी, तो वहां पे उनकी जनरेशन है वहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने रिप्रोडक्शन से बच्चे पैदा हुए तो उनकी जनरेशन डे बाय डे है वो चली जाएगी। तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है कि अगर उनकी जो और सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म है वो तभी एग्जिस्ट हो सकते हैं अगर वहां पे रिप्रोडक्शन है। अगर वहां पे रिप्रोडक्शन नहीं है तो क्या होगा कि उसकी जो स्पीसीज है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद देखो, सीड है। सीड अगर पड़ा है तो आप उसको क्या बोलोगे, लिविंग बोलोगे या नॉन लिविंग बोलोगे? तो वैसे तो अगर एक बार से देखें तो हमें लगेगा कि नॉन लिविंग है, लेकिन सीड है वो लिविंग नहीं होता, वो लिविंग होता है। देखो कैसे होता है सीड लिविंग। एक बार कट्टा लो आप, कोई भी जो जिसमें हमने गेहूं डाले हुए या तो कोई भी किसी भी चीज का बीज डाला हो, तो एक बार आप उसके नीचे हाथ लगा के देखना, तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, वो गर्म मिलेगा। गर्म क्यों होता है? क्योंकि सीड है वो क्या होते हैं, उनमें हीट होती है, रिस्पायर करते हैं, वो हीट को निकालते हैं। देखना, अगर आपकी किसी जगह पे गेहूं रखा हुआ है, बाजरा रखा हुआ है, किसी भी चीज के बीज रखे हुए हैं, लंबे समय तक वो रखे हुए हैं किसी पे बंद जगह पे, तो वहां पे आपको हीट गर्म देखने को मिलेंगे। वो गर्मी किस वजह से होती है? वो होती है क्योंकि सीड है वो रेस्पायर कर रहे होते हैं। तो देखने के बाद तो हमें लगेगा कि सीड है वो तो नॉन लिविंग होना चाहिए, लेकिन जब हम उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट देते हैं, उस सीड को बोते हैं, वहां पे पानी डालते हैं, तो वो प्लांट में चेंज होता है ना। तो प्लांट की सारी प्रॉपर्टी किसकी है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की है। तो इसलिए हम सीड को क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने देख ली है सारी प्रॉपर्टी। लिविंग थिंग्स है वो फूड खाएंगी, स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करेंगी, ग्रोथ करेंगी, रेस्पायर करेंगी, एक्सक्रीशन करेंगी, मूवमेंट करेंगी, रिप्रोडक्शन करेंगी और डाई होंगी। तो इनमें से सारी हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम है प्रॉपर्टी वो होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि जो गिवन ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? लिविंग है। अदरवाइज वो क्या कहलाएगा? नॉन लिविंग है। तो होपफुली मैं इस यूनिट को समझा पाई हूँ। देखो जितने एनिमल्स थे, जहाँ जो जो एनसीईआरटी में दिया था सारा मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कोई डाउट बचता था आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।